हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया था. वी कंप्लीटेड विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और आज हम उसके क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करने वाले हैं. आप सबके पास नवकार की बुक अवेलेबल है, उसमें क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, वो आज हम सॉल्व कर रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग विद द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो बुक है वो ओपन करना है. इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 1. पेज नंबर 1 पे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रही हूँ. क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेट द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ लिया है. ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले आप बेसिक इंट्रोडक्शन लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. दैट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बिल वॉज रिसीव्ड और एसेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 25th of April 1872 and act came into force from 1st September 1872 and it is applicable to whole of India except Jammu and Kashmir. एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप लिखोगे, उसके बाद आप डेफिनेशन स्टार्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट का. What is a contract? Contract means an agreement which is enforceable by law and contract is governed by section 2 subsection H. ये आप वहाँ पे सेक्शन मेंशन करोगे आंसर में. उसके बाद उसका इजी लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखोगे. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ. और उसके बाद आप स्टार्ट करोगे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स. कितने एसेंशियल एलिमेंट्स हमने कंप्लीट किए थे? 9. याद करना, नोट्स में हमने फर्स्ट पॉइंट ये किया था, एसेंशियल एलिमेंट्स. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, कैपेसिटी ऑफ parties, free, concerned, certainty of terms, possibility of performance and legal formalities. अब ये जो क्वेश्चन आंसर दिया उसमें कुछ पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर लो. सबसे पहले क्वेश्चन में अंडरलाइन करो कॉन्ट्रैक्ट, उसका डेफिनेशन आपको लिखना है और उसके बाद अंडरलाइन करो एसेंशियल एलिमेंट्स. ठीक है, सेक्शन अंडरलाइन करो आंसर में फर्स्ट लाइन में सेक्शन 2 सबसेक्शन H और इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको डेफिनेशन दिया है वो अंडरलाइन करो. एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ. और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया है इक्वेशन फॉर्म में. कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल और एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. ये इंपॉर्टेंट है. उसके बाद अंडरलाइन करो एसेंशियल एलिमेंट्स, आपको हेडिंग मिल जाएगा. सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अंडरलाइन करो. फर्स्ट वन, 2 पार्टीज. सेकेंड, लीगल ऑब्लिगेशन. सोशल ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए. कैसा ऑब्लिगेशन? लीगल. लीगल रिलेशन होगा तो ही क्या क्रिएट होगा? कॉन्ट्रैक्ट. और उसमें केस लॉ इंपॉर्टेंट है, वो अंडरलाइन करो. बैल्फर वर्सेस बैल्फर. इस बैल्फर वर्सेस बैल्फर केस में क्या हुआ था? हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया कि मैं आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करूंगा. ठीक है, उसके बाद हस्बैंड ने वाइफ को ये अमाउंट पे नहीं किया, तो अब वाइफ हस्बैंड पे सूट फाइल कर रही है वो अमाउंट रिकवर करने के लिए. आपसे पूछ रहे हैं क्या वाइफ सूट फाइल कर सकती है? नो, बिकॉज दोनों के बीच में कैसा रिलेशन? सोशल. और सोशल ऑब्लिगेशन में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने वाला नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना हो तो कैसा? ऑब्लिगेशन रिक्वायर्ड, लीगल. सो दैट इज द केस ऑफ बैल्फर वर्सेस बैल्फर. उसके बाद थर्ड में अदर फॉर्मेलिटीज, लीगल फॉर्मेलिटीज. सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग्स, मतलब टर्म क्लियर होने चाहिए. उसमें अंडरलाइन करो फोर्थ पॉइंट में, नॉट वेग. इसका मतलब टर्म्स कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. नेक्स्ट पेज पे 7th पॉइंट है फ्री कंसर्न. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, 3 लोग केपेबल नहीं है, ये हमने पढ़ा था. माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट. एंड 10th वन, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड. अच्छा, वो वैलिड कब होगा? जब वो वॉइड ना हो. तो वो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर्ड होना नहीं चाहिए. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया. स्टार्टिंग विद द सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अंडरलाइन करो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने 3 बेसिस पे क्लासिफाई किया था, वैलिडिटी, फॉर्मेशन एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन अंडरलाइन करो वैलिडिटी. वैलिडिटी के बेसिस पे 5 कॉन्ट्रैक्ट्स है, वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल एंड अनएनफोर्सेबल. इसमें से जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो टिक करो. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज इंपॉर्टेंट. सेक्शन उसका अंडरलाइन करो 2J और उसका डेफिनेशन है उसमें अंडरलाइन करो इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल. सीजेस में लिखो स्टॉप्स. इसका मतलब पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल था पर अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं है. उसको कैसे डिफाइन किया? इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, मतलब नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड. फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेक्शन अंडरलाइन करो 2I.
इन्वर्टेड कॉमर्स में डेफिनेशन दिया है, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन पूरा डेफिनेशन. एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other or others. अच्छा, इसका क्या मतलब? अच्छा, voidable कब होगा वो आपको याद होगा, जब एक पार्टी की वजह से दूसरी पार्टी सफ़र करती है. जैसे ए ने बी को गन पॉइंट पे रखा, तो फिर बी के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? voidable. इसका मतलब जिस पार्टी ने सफ़र किया है, अच्छा सफरिंग पार्टी एक से ज़्यादा भी हो सकती है, so it is enforceable at the option of one or more parties who have suffered, but not enforceable at the option of others. मतलब ए के ऑप्शन पे वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एनफोर्सेबल होने वाला नहीं है, एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. इलीगल इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो. लॉ फॉरबिड्स, आपसे पूछेंगे फॉरबिडन बाय लॉ मतलब वॉइड होता है या इलीगल होता है? अच्छा, वॉइड तो किसी अनसर्टन इवेंट की वजह से वॉइड हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, घर जल गया, हॉर्स की डेथ हो गई. पर इलीगल मतलब स्पेसिफिकली लॉ ने मना किया है. तो फॉरबिडन बाय लॉ मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होगा? इलीगल. ठीक है. अनएनफोर्सेबल आपको याद होगा, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट है, लिखना भूल गए, पॉइंट्स लिखना भूल गए, साइन करना भूल गए, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? अनएनफोर्सेबल. ठीक है. सेकेंड क्लासिफिकेशन अंडरलाइन करो, फॉर्मेशन. इसमें इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो. implied by law सेकेंड लाइन में, और by action also underline. otherwise than in words, जो वर्ड से होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस. और जो वर्ड से नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के दो एग्जाम्पल्स वहां पे अंडरलाइन कर देना. कैश विड्रॉन, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, फर्स्ट लाइन में एटीएम और सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो ऑक्शन. टैसिट कॉन्ट्रैक्ट के दो एग्जाम्पल्स एटीएम एंड ऑक्शन. और कॉसी कॉन्ट्रैक्ट हमको डिटेल में पीछे कवर होने वाला है. कॉसी कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज ने क्रिएट नहीं किया, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. अंडरलाइन करो परफॉर्मेंस. एग्जीक्यूटेड मतलब दोनों का हो गया, एग्जीक्यूटरी मतलब बाकी है, बायलैटरल मतलब दोनों साइड से, और यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड. यूनिलैटरल में अंडरलाइन करो वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड, और बायलैटरल में अंडरलाइन करो आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज. दोनों का बाकी है या दोनों का हो चुका, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को बोला जाएगा बायलैटरल. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल. इंपॉर्टेंट है. वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है, मैं बेसिकली आपको समझा दूं. वॉइड मतलब ये लॉ में एनफोर्सेबल नहीं है, पर वॉइडेबल मतलब इट इज़ एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज हु हैव सफर्ड. अच्छा, वॉइड में हमारे पास वैलिड रखने का ऑप्शन नहीं है, पर वॉइडेबल में एग्रीड पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी रख सकती है. करेक्ट. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड क्यों हुआ? किसी अनसर्टेन इवेंट की वजह से, घर जल गया, हॉर्स की डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा. पर वॉइडेबल क्यों हुआ? क्योंकि पार्टीज का कंसेंट फ्री नहीं था. ठीक है. इसमें अंडरलाइन करो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट पॉइंट में सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, और वॉइडेबल में अंडरलाइन करो एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज. सेकेंड पॉइंट में जो कॉज लिखा है, रीजन लिखो वहाँ पे, रीजन, उसमें अंडरलाइन करो चेंज इन लॉ, चेंज इन सर्कमस्टांसेस. वॉइडेबल में अंडरलाइन करो कंसर्न वॉज नॉट फ्री, कंसर्न फ्री नहीं था, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइडेबल हो गया. परफॉर्मेंस में अंडरलाइन करो कैनॉट बी परफॉर्म्ड. लास्ट सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो वॉइडेबल में क्लेमिंग द परफॉर्मेंस, मतलब एग्रीड पार्टी बोलेगी तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा. वॉइड में राइट्स में अंडरलाइन करो डज नॉट ग्रांट एनी राइट, और वॉइडेबल में अंडरलाइन करो हैज़ द राइट टू रिसाइंड, मतलब एग्रीड पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है. रिसाइन करना मतलब कैंसिल करना. ठीक है. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 4 पे, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल. ये भी हमने डिस्कस किया था. अच्छा, वॉइड पहले वैलिड था, फिर किसी रीज़न की वजह से वॉइड हो गया, पर इलीगल तो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, दैट इज वॉइड एब इनिशियो. ठीक है. एंड वॉइड क्यों हुआ? अनसर्टेन इवेंट की वजह से. इलीगल तो फॉरबिडन बाय लॉ है. वॉइड पनिशेबल नहीं है, घर जल गया तो पनिशमेंट नहीं मिलेगी, पर इलीगल किसी का मर्डर करने का एग्रीमेंट करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, दैट इज पनिशेबल अंडर लॉ. वॉइड ज़रूरी नहीं है कि इलीगल हो, पर इलीगल है तो वॉइड तो ऑटोमेटिकली होगा ही. इसमें अंडरलाइन करो फर्स्ट में वॉइड एग्रीमेंट में नॉट नेसेसरी इलीगल, ज़रूरी नहीं है कि वॉइड इलीगल हो, और इलीगल में अंडरलाइन करो ऑलवेज वॉइड. फिर वॉइड एग्रीमेंट में सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो नॉट फॉरबिडन अंडर लॉ, और इलीगल एग्रीमेंट में फॉरबिडन. वॉइड में अंडरलाइन करो नॉट
लायबल फॉर एनी पनिशमेंट, और इलीगल में लायबल फॉर पनिशमेंट। हाँ, ये फोर्थ डिफरेंस बिटवीन सबसे ज़्यादा ये हमने वेजरिंग में पढ़ा था। वेजरिंग याद है आपको? लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, शर्त लगाना। अच्छा, किसी के साथ बेटिंग करोगे ना, शर्त लगाओगे, तो वो वॉइड है, वो लॉ में अलाउड नहीं है। पर अगर वो बेटिंग से रिलेटेड आपने किसी और से लोन लिया है तो वो लोन वाला कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्या रहेगा? वैलिड। वेजरिंग वॉइड होता है बट एडिशनल ट्रांजैक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी वैलिड। तो वॉइड खुद वॉइड होता है पर उसके जो एडिशनल ट्रांजैक्शन होते हैं दैट रिमेन वैलिड। पर ये जो इलीगल एग्रीमेंट है ना, ये खुद तो वॉइड होता ही है, सारे एडिशनल एग्रीमेंट्स को भी वॉइड कर देता है। दैट इज अ इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड इलीगल। फोर्थ पॉइंट में अंडरलाइन करो, कोलैटरल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट में अंडरलाइन करो लास्ट लाइन में इट मे बी वैलिड ऑल्सो, और इलीगल में अंडरलाइन करो ऑलवेज वॉइड। ठीक है, मर्डर करने का एग्रीमेंट हुआ, ये इलीगल है। अगर उसके लिए हम किसी से पैसा लेंगे ना, तो वो जो कोलैटरल पैसे लेने वाला ट्रांजैक्शन है वो भी इलीगल है। वॉइड का कोलैटरल वैलिड, पर इलीगल का कोलैटरल भी वॉइड है। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, डिफाइन एन ऑफर, स्टेट द टाइप्स ऑफ एन ऑफर, ऑल्सो एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ये ऑफर के हेडिंग में हमने किया था सेक्शन 2A में। ऑफर हमने डिफाइन किया था, फिर टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ा था और लीगल रूल्स पढ़े थे, एसेंशियल्स। ठीक है, ऑफर सबसे पहले सेक्शन अंडरलाइन करो, सेक्शन 2 सबसेक्शन A। डेफिनेशन अंडरलाइन करो, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। अपना विलिंगनेस, अपनी इच्छा, अपना डिज़ायर हमने सामने वाले को बताना मतलब सिग्निफाई करना, विलिंगनेस सामने वाले को सिग्निफाई करना। ठीक है, और फिर उससे परमिशन मांगना, एसेंट मांगना कि आपको ये ऑफर एक्सेप्टेबल है या नहीं। इट क्रिएट्स अ ऑफर। ठीक है, ये हमने ऑफर की डेफिनेशन में पढ़ा था, टू से समथिंग एंड टू आस्क फॉर समथिंग। से क्या बताना? विलिंगनेस बताना कि मुझे आपको बाइक सेल करनी है, और फिर परमिशन मांगना कि क्या आप मेरी बाइक परचेज करोगे। दैट क्रिएट्स अ वैलिड ऑफर। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ ऑफर में फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो जनरल ऑफर, उसमें अंडरलाइन करो पब्लिक एट लार्ज, पूरे पब्लिक को ऑफर किया, दैट इज अ जनरल ऑफर। उसमें केस लॉ अंडरलाइन करो, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल लिमिटेड। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इन्होंने एक रिवॉर्ड ऑफर किया था कि आप हमारा कोई भी प्रोडक्ट परचेज करो। ठीक है, स्मोक बॉल कंपनी का प्रोडक्ट है, उसको आप यूज़ करो। अगर आपको कोई भी डिजीज़ हुई या इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको रिवॉर्ड पे कर देंगे। अब पर्टिकुलर पर्सन ने उनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने प्रोडक्ट परचेज किया, उनको इन्फ्लुएंजा हो गया, अब वो रिवॉर्ड डिमांड कर सकते हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ। पर ये कंपनी क्या बोल रही है, हमने तो आपको ऑफ़र ही नहीं किया था, तो आप ऑफ़र को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? आपने सबको ऑफ़र किया था, आपने जो ऑफ़र किया था वो कैसा है? जनरल ऑफ़र, पूरे पब्लिक को ऑफ़र हुआ है, मतलब कोई भी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकता है। तो सामने वाले ने जो रिवॉर्ड मांगा है, आपको अब उनको वो रिवॉर्ड पे करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ अ जनरल ऑफ़र। स्पेशल ऑफ़र और स्पेसिफिक, इट इज़ मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन और अ पर्टिकुलर ग्रुप। अंडरलाइन कर दो उसमें स्पेसिफाइड और अ सर्टेन पर्सन। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर में पता है ना, दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर कर रहे हैं सेम टाइम पे, कौन सा ऑफर कैंसिल होगा, फर्स्ट या सेकेंड? दोनों ऑफर कैंसिल, बिकॉज दोनों ऑफर सेम है। इस सिचुएशन में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने वाला नहीं है। फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, टू पार्टीज एक्सचेंज आइडेंटिकल ऑफर्स इन इग्नोरेंस, मतलब दोनों एक दूसरे को सेम ऑफर कर रहे हैं और दोनों को उन सेम ऑफर्स के बारे में पता नहीं है। और सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो, नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने वाला नहीं है। डी में अंडरलाइन करो काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर याद है ना, जब आप ओरिजिनल ऑफर में कुछ चेंज करोगे, कोई कंडीशन रखोगे, तो अब नया ऑफर बन जाएगा और उस ऑफर को हम क्या बोलेंगे? काउंटर ऑफर। और काउंटर ऑफर करने से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अंडरलाइन करो इसमें थर्ड लाइन में, इट अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। ऑल्सो अंडरलाइन कंडीशनल एक्सेप्टेंस, मतलब आपने ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट तो किया पर कंडीशन रख दी, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है, ये काउंटर ऑफर है। और काउंटर ऑफर किया मतलब ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट कर दिया। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट टिक करो, क्रॉस ऑफर एंड काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर में दोनों ऑफर कैंसिल होंगी एंड काउंटर ऑफर में फर्स्ट ऑफर इज कैंसल्ड।
फिफ्थ वन, स्टैंडिंग, ओपन और कंटिन्यूइंग, उसमें अंडरलाइन करो अलाउड टू रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस। कुछ टाइम तक ये ऑफर क्या रहेगा, ओपन रहेगा। 5 टाइप के ऑफर हैं, जनरल सबको ऑफर किया, स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्सन को ऑफर किया, क्रॉस ऑफर में दोनों ऑफर कैंसिल, काउंटर ऑफर में फर्स्ट ऑफर कैंसिल, और स्टैंडिंग ऑफर विल रिमेन ओपन फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब असेंशियल्स दिए आपको। फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो लीगल रिलेशन, ये तो हमको पता है, लॉ पढ़ रहे हैं तो कैसा रिलेशन होना चाहिए, लीगल। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, सर्टेन, डेफिनेट, ये भी हमने पढ़ लिया कि ऑफर के टर्म्स क्लियर होने चाहिए। ऑल्सो अंडरलाइन कम्युनिकेटेड, मतलब आपको ऑफर के बारे में सामने वाले को बताना पड़ेगा। इसमें केस लॉ अंडरलाइन करो, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो सर्वेंट, यहाँ पे ए का सन गुम हो गया, उसने अपने सर्वेंट को भेजा सन को ढूंढने के लिए, सर्वेंट चला गया ना, उसके बाद उसने रिवॉर्ड अनाउंस किया कि जो भी मेरे सन को ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 मिलेंगे। अब वो सर्वेंट उसके सन को ढूंढ के लाया है और अब वो रिवॉर्ड मांग रहा है। आपसे पूछेंगे सर्वेंट रिवॉर्ड डिमांड कर सकता है या नहीं, यस और नो, डिमांड कर सकता है या नहीं, हाँ या ना। अच्छा, ऑफर तो सबको किया था, पर जब वो ऑफर को एक्सेप्ट करने गया, सन को ढूंढने गया, तो उसको ऑफर के बारे में पता नहीं था। और अगर आपको ऑफर के बारे में पता नहीं था तो अब आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दैट्स वाई द सर्वेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। इसमें अंडरलाइन करो लास्ट लाइन में, नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड एज ही डिड नॉट नो द ऑफर। अच्छा, यहीं पे सर्वेंट प्रेजेंट होता और ए ने रिवॉर्ड अनाउंस किया होता, सर्वेंट ने रिवॉर्ड के बारे में सुन लिया, उसके बाद वो सन को ढूंढने गया और लेकर आया, अब मिलेगा या नहीं, यस, नाउ ही इज कंसिडर्ड टू बी एलिजिबल फॉर द रिवॉर्ड। फोर्थ में अंडरलाइन करो, व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, मतलब आप ये जो ऑफर कर रहे हो वो उसमें सिर्फ आपको बताना नहीं है, सामने वाले से परमिशन भी मांगनी पड़ेगी। अगर ए बी को बोलेगा आई वॉन्ट टू सेल यू माई बाइक, इज इट अ वैलिड ऑफर, नहीं, उसको पीछे ऐड करना पड़ेगा, डू यू वॉन्ट टू परचेज माई बाइक। सो ऑफर किया है विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, एसेंट मतलब परमिशन, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल। फिर फिफ्थ में अंडरलाइन करो, इट मे बी कंडीशनल। सिक्स्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो, नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। इसका मतलब ऑफर में ऐसा टर्म नहीं होना चाहिए जिससे सामने वाले का साइलेंस एक्सेप्टेंस हो जाए। ठीक है, सामने वाले के साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस अज्यूम नहीं कर सकते। अब ए ने बी को ऑफर किया दैट आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई वेट फॉर 7 days, इफ़ यू डोंट रिप्लाई आई अज्यूम यू एक्सेप्ट। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, 7 दिन तक वेट करूँगा, अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूँगा कि आपने ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और मान लेते हैं हम कि 7 दिन तक बी ने रिप्लाई नहीं किया, तो क्या उसका साइलेंस एक्सेप्टेंस माना जाएगा, नो, बिकॉज ऑफर में ऐसी कंडीशन रखना कि सामने वाले का साइलेंस एक्सेप्टेंस हो जाएगा, वो अलाउड नहीं है। आप किसी के साइलेंस को एक्सेप्टेंस अज्यूम नहीं कर सकते। अच्छा, ऑफर में ऐसा टर्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट कंटेन अ टर्म, लिखो वहाँ पे, लिख दो, साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। 7th पॉइंट में अंडरलाइन करो, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ऑफर हमारे वर्ड से भी हो सकता है और हमारे बिहेवियर से भी, एक्शन से भी। बस का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, बस को हम कैसे रोकते हैं, तो कुछ बोलते नहीं है फिर भी बस रुक जाती है, बिकॉज इट इज इम्प्लाइड। 8th पॉइंट में अंडरलाइन करो, शुड बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। इसका मतलब हमको ऑफर को इन्विटेशन से अलग रखना पड़ेगा। इन्विटेशन मतलब सबको इनवाइट करना, वो लोगों को बुलाते हैं, उनकी परमिशन नहीं मांगते हैं, तो इन्विटेशन अलग है और ऑफर अलग है, तो आपको ऑफर को इन्विटेशन से अलग रखना पड़ेगा। और इन्विटेशन के हम एग्जाम्पल्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें अंडरलाइन करो, ऑफर एंड एन इन्विटेशन टू एन ऑफर। ऑफर और इन्विटेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, पहले क्या होगा, इन्विटेशन होगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, ऑफर किया जाएगा। इन्विटेशन कभी भी विड्रॉ हो सकता है, उसमें पार्टी को डैमेजेस भरने की ज़रूरत नहीं है, और ऑफर को आप इतना इजीली विड्रॉ नहीं कर सकते, उसमें आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और इन्विटेशन में क्या होता है, हम अपना इंटेंशन बताते हैं, परमिशन नहीं मांगते, पर ऑफर मतलब क्या,
इंटेंशन बताना, विलिंगनेस बताना और परमिशन मांगना, दैट क्रिएट्स अ वैलिड ऑफर। और आपको एग्जाम्पल्स दिए थे इन्विटेशन के, एडवर्टाइजमेंट, सेल, 50% ऑफ, ये सब क्या है? इन्विटेशन। अच्छा, सामने से हम एडवर्टाइजमेंट पढ़ के गुड्स लेने गए तो हम ऑफर कर रहे हैं, और वो गुड्स सेल कर रहा है, मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया था शेयर्स का, वो इन्विटेशन है। हम शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब हम ऑफर कर रहे हैं, और कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए, मतलब एक्सेप्ट हो गया। ऑक्शन सेल क्या है? इन्विटेशन है। हम ऑक्शन सेल में जाके बिडिंग करते हैं, बोली लगाते हैं, दैट इज एन ऑफर। और ऑक्शनर ने 3 बार हैमर गिरा दिया, मतलब हमारा ऑफर क्या हो चुका? एक्सेप्ट। ठीक है, तो ऑफर और इन्विटेशन में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें अंडरलाइन करो, फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन कर दो, सेक्शन 2A, सेकेंड लाइन में बाउंड बाय द ऑफर, और सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो इंटेंशन टू नेगोशिएट, मतलब फाइनल ऑफर नहीं किया है, हम सिर्फ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, तो वो ऑफर नहीं है, दैट इज एन इन्विटेशन। और थर्ड पॉइंट में अंडरलाइन करो विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, दैट इज एन इन्विटेशन। ठीक है, और सेम पेज पे लास्ट पॉइंट में फॉलोइंग आर इंस्टेंसेस दिया हुआ है, बरोबर। अंडरलाइन करो इंस्टेंसेस, मतलब एग्जाम्पल लिखो वहाँ पे, एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स अंडरलाइन करो। फर्स्ट पॉइंट में सब्सक्राइब फॉर इट शेयर्स, वहाँ पे लिखो प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने शेयर्स का प्रोस्पेक्टस इशू किया है, ये ऑफर नहीं है, ये क्या है? इन्विटेशन है। सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो डिस्प्ले ऑफ गुड्स। थर्ड पॉइंट में अंडरलाइन करो ऑक्शन। फोर्थ पॉइंट में अंडरलाइन करो कोटेशन, अपनी प्राइस कोट करना, वहां पे हमारा इंटेंशन होता है सामने वाले के साथ बार्गेन करना, वो फाइनल विलिंगनेस नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज अ इन्विटेशन। ओके, नेक्स्ट पेज पे 7th क्वेश्चन में हम आ चुके हैं। ऑफर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद एक्सेप्टेंस। अंडरलाइन करो क्वेश्चन में एक्सेप्टेंस, ऑल्सो अंडरलाइन थियोरी ऑफ एंसन। एंसन सर याद है ना, ट्रेन ऑफ गन पाउडर वाले, हाँ, उसमें अंडरलाइन करो असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब ऑफर को याद रखना, हमने डिफाइन किया था सेक्शन 2A में, और एक्सेप्टेंस हम डिफाइन कर रहे हैं सेक्शन 2B में, तो अंडरलाइन करो सेक्शन 2B। डेफिनेशन में अंडरलाइन करो, इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है, सिग्निफाइज इज एसेंट। अच्छा, ऑफर किया था ना, तब सिग्निफाइज इज विलिंगनेस विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, मतलब एसेंट चाहिए था, अब उन्होंने एसेंट दे दिया, परमिशन दे दी, मतलब ऑफर क्या हो चुका? एक्सेप्ट हो चुका। ठीक है, एंसन की थियोरी आपको दी है, फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो सर विलियम एंसन, इन्वर्टेड कॉमर्स में थियोरी दी है, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो एक्सेप्टेंस ट्रिगर्स कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। ठीक है, एक्सेप्ट एक बार कर लिया, उसके बाद वापस नहीं ले सकते, तो एक्सेप्ट करने से पहले सोच लो। सेम वे ट्रेन ऑफ गन पाउडर पे एक बार मैचस्टिक डाल दी तो बाद में तो कुछ नहीं हो सकता, ब्लास्ट ही होगा, तो पहले सोच लो, इट कैन नॉट बी रीडन और रिकॉल्ड। ओके, थर्ड पॉइंट में अंडरलाइन करो ऑफर कैन बी विड्रॉन जस्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। नेक्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो द ट्रेन ऑफ गन पाउडर इज लाइटेड इट वुड एक्सप्लोड, ब्लास्ट हो जाएगा जैसे ही मैचस्टिक डालोगे तो। लास्ट सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो ऑफर डज नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशनशिप, लीगल रूल्स उसके बाद आपको दिया एक्सेप्टेंस के। फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो ओनली बाय द पर्सन, मतलब जिसको ऑफर किया है वही ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, उसमें अंडरलाइन करो कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अच्छा, इसका क्या मतलब? एब्सोल्यूट मतलब डेफिनेट, एंड अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल, मतलब जैसा ऑफर आपके पास आया है ना, आपको वैसा ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों कंडीशन ऐड नहीं कर सकते? अगर कंडीशन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? काउंटर ऑफर हो जाएगा, और काउंटर ऑफर करने से क्या होगा? फर्स्ट ऑफर इज कैंसल्ड। इसीलिए हमारा एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए? अनकंडीशनल, और अनकंडीशनल के लिए वर्ड यूज किया है अनक्वालिफाइड। ठीक है, थर्ड पॉइंट में अंडरलाइन करो कम्युनिकेटेड। फोर्थ पॉइंट में अंडरलाइन करो प्रिस्क्राइब मोड, जैसे आपको कॉल बोला था और आपने एसएमएस किया तो नहीं चलेगा, जो मेंशन्ड मोड है उसी मोड में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिफ्थ में अंडरलाइन करो टाइम, संडे तक बोला था एक्सेप्ट करो और आप मंडे को एक्सेप्ट करोगे, नहीं चलेगा। एंड सिक्स पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, ये अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, किसी के साइलेंस को हम एक्सेप्टेंस अज्यूम नहीं कर सकते। एट्थ क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अंडरलाइन करो कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन।
अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक चार्ट याद करवा दूँ। हमने एक चार्ट बनाया था। ए ने बी को ऑफ़र किया था पोस्टल कम्युनिकेशन, लेटर पोस्ट किया था। ए ने 15 को लेटर पोस्ट किया था, बी को 17 को मिला था। ठीक है, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब माना जाएगा? जब ए ने पोस्ट किया 15 या बी को मिला 17, बी को मिला। तो व्हेन द ऑफर कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरी, मतलब ऑफर का कम्युनिकेशन हो चुका। ठीक है, फिर बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया था 19 को और ए को मिला था 21 को। ऑफर का कम्युनिकेशन दोनों के लिए सेम था 17, पर एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दोनों के लिए अलग अलग था। ए के लिए 19, मतलब जब बी ने एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया, और बी के लिए 21, मतलब जब ए ने एक्सेप्टेंस लेटर रिसीव किया। ठीक है, ए अपने ऑफर को 19 से पहले वापस ले सकता है, सामने वाला एक्सेप्ट करे उससे पहले, और बी अपने एक्सेप्टेंस को 21 से पहले रिवोक कर सकता है, ए को लेटर मिले उससे पहले। ये कम्युनिकेशन और रिवोकेशन के रूल्स हमने पढ़े थे। ठीक है, इसमें अंडरलाइन करो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। 3 हेडिंग्स है। पहले कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस में 2 पॉइंट अंडरलाइन करो, प्रपोजर एंड एक्सेप्टर। अच्छा, ऑफर का कम्युनिकेशन तो दोनों के लिए सेम होगा। किस डेट को? 17, मतलब जब सामने वाले को मिलेगा। इसमें अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में, द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। इसके ऊपर सबसे पहले एक चार्ट बना दो। ए ने बी को ऑफर किया है 15 को और बी को मिला है 17 को। ठीक है, और बी ने फिर एक्सेप्टेंस लेटर पोस्ट किया वापस ए को 19 को और ए को मिला 21 को। नहीं तो पावर पॉइंट में रिफर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की डेट है 17, लिखो वहाँ पे 17। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दोनों के लिए अलग अलग, प्रपोजर अंडरलाइन किया ना, वहाँ पे लिखो ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट होगा? 19, जब सामने वाला पोस्ट करेगा, वहाँ पे लिखो 19 फर्स्ट पॉइंट में, और अंडरलाइन करो व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जब बी ने एक्सेप्टेंस लेटर ए को पोस्ट किया। और सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब लिखो वहाँ पे बी के लिए कब कम्युनिकेट होगा? 21, लिखो वहाँ पे 21, और अंडरलाइन करो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब ए को लेटर मिलेगा। एक्सेप्टेंस ओवर टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स, ये अंडरलाइन करो, टेलीफोन, टेलेक्स और फैक्स। और इसमें फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो इंस्टेनियस कम्युनिकेशन। सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो इज ओनली कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय ऑफरर। वहाँ पे ऑफरी लिखा है, करेक्शन कर देना, ऑफरर आएगा। और लास्ट सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो इन केस ऑफ कॉल ड्रॉप्स और डिस्टर्बेंसेज इन द लाइन देयर में नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब? अब तक हमने जो कम्युनिकेशन का रूल पढ़ा था वो लेटर का कम्युनिकेशन था, ये टेलीफोन के कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब ए और बी दोनों फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ए ने बी को ऑफ़र किया, बी ने ऑफ़र सुन लिया, बी ने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, उसने बोला भी कि वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है, पर वो एक्सेप्टेंस के वर्ड्स ए ने सुने नहीं, फ़ोन में थोड़ा डिस्टर्बेंस था। तो यहाँ पे ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं अगर लाइन में डिस्टर्बेंस है और एक्सेप्टेंस अगर ऑफरर तक नहीं पहुँचेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। मतलब जब तक सामने वाला एक्सेप्टेंस के वर्ड्स नहीं सुनेगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने वाला नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड उसके बाद हेडिंग अंडरलाइन करो रिवोकेशन। फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। उसमें फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, और सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो अगेंस्ट द पर्सन टू हुम इट इज मेड। ठीक है, ए ने बी को रिवोकेशन का लेटर भेजा। अब कोई भी रिवोकेशन हो सकता है, ऑफर का हो सकता है, एक्सेप्टेंस का हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट का हो सकता है। तो रिवोकेशन लेटर जो भेज रहा है ना, उसके लिए रिवोकेशन उसी दिन पे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ए ने बी को 11 तारीख को लेटर भेजा रिवोकेशन का, तो ए के लिए 11 को रिवोकेशन कंप्लीट हो गया, और बी को 13 को मिला तारीख को, तो बी के लिए 13 को कम्युनिकेट माना जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में रिवोकेशन में अंडरलाइन करो व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, और सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। इसमें ऊपर रिवोकेशन में चार्ट बना दो। ए ने बी को रिवोकेशन का लेटर भेजा है 11th को और बी को मिला 13th को। ठीक है, तो रिवोकेशन ए के लिए कब कंप्लीट होगा? 11th, और बी के लिए कब कंप्लीट होगा? 13th। कम्युनिकेशन और रिवोकेशन के रूल एक बार ठीक से पढ़ लेना। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 9। अंडरलाइन करो ऑफर लैप्स, ऑल्सो अंडरलाइन वेज, ये हम पढ़ चुके हैं। हाउ मेनी वेज ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर? 8। ऑफर वापस कैसे आ जाएगा, कैंसिल कैसे हो जाएगा, ख़त्म कैसे हो जाएगा? बोलो। जिसने ऑफर किया था उसने खुद ही अपने ऑफर को वापस ले लिया, रिवोकेशन। जिसको ऑफर किया था उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, टाइम ख़त्म हो गया, मोड आपने चेंज कर दिया, कॉल की जगह पे एसएमएस कर दिया, काउंटर ऑफर से फर्स्ट ऑफर कैंसिल, क्रॉस में दोनों कैंसिल, चेंज इन लॉ, लॉ चेंज हो गया, एंड डेथ, इंसिनिटी और इंसॉल्वेंसी। ठीक है, अंडरलाइन कर दो इसमें रिवोकेशन, सेकेंड में रिजेक्शन, थर्ड में लैप्स ऑफ टाइम, फोर्थ में नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, फिफ्थ में डेथ और इंसेनिटी। इंसेनिटी मतलब अनसाउंड माइंड का, उनके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सिक्स्थ में काउंटर ऑफर, सेवेंथ में क्रॉस ऑफर, एट्थ में नॉन एक्सेप्टेंस और यूजुअल मोड चेंज कर दिया, और नेक्स्ट में सब्सिक्वेंट इलीगलिटी, मतलब अब इलीगल हो गया। टबैको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था तभी वैलिड था, फिर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, तो उस सब्सिक्वेंट इलीगलिटी की वजह से हमारा ऑफर क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ओके, स्टार्टिंग विद द 10th क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडरेशन? स्टेट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कंसिडरेशन। इसमें अंडरलाइन करो सबसे पहले कंसिडरेशन, मतलब आपको कंसिडरेशन का डेफिनेशन लिखना है, और उसके बाद अंडरलाइन करो एसेंशियल्स। सबसे पहले फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। कंसिडरेशन का डेफिनेशन आपको याद है ना? कंसिडरेशन मीन्स व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, promisee or any other person has done something or abstains from doing something, such an act or abstinence is known as consideration। मतलब प्रोमिसर के डिज़ायर पे कुछ करना और कुछ ना करना, दोनों किस में इंक्लूडेड होता है, कंसिडरेशन। जैसे ए ने बी को बोला आप यहाँ पे पढ़ाओगे, और जब तक आप हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो आप कहीं और नहीं पढ़ाओगे, तो प्रोमिसर के डिज़ायर पे पढ़ाना और कहीं और नहीं पढ़ाना, दोनों किस में इंक्लूडेड, कंसिडरेशन में। ठीक है, इसमें अंडरलाइन करो, when at the desire of the promiser, promisee or any other person has done or abstained from doing। फिर अंडरलाइन करो such an act or abstinence is called consideration। और कंसिडरेशन के एसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टिक करो वहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट, मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। सेकेंड, मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। केस लॉ अंडरलाइन करो, चिनाया वर्सेस रामाया। इसमें अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में, ओल्ड लेडी मेड अ गिफ्ट टू हर डॉटर विथ अ डायरेक्शन टू पे अ सम ऑफ मनी टू द मैटरनल अंकल। थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो, द डॉटर डिड नॉट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ओल्ड लेडी है जो अपनी प्रॉपर्टी डॉटर को गिफ्ट कर रही है और बोल रहे हैं कि आप हर महीने अंकल को 5,000 रुपये पे करना। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड। ठीक है, लव एंड अफेक्शन, एक को बेनिफिट होगा तो भी वैलिड होगा। अब वो डॉटर ने क्या किया, एक्सेप्ट तो कर लिया, पर वो अंकल को पे नहीं कर रही। क्या डॉटर को अंकल को पे करना पड़ेगा? हाँ, पे करना पड़ेगा। पर वो क्या बोल रही है, कंसिडरेशन मुझे अंकल ने तो नहीं दिया है, अंकल ने तो कुछ मुझे ट्रांसफ़र ही नहीं किया, तो मैं उनको कुछ क्यों दूँ। अच्छा, अंकल ने नहीं दिया है, पर उनके बिहाफ पे आपके ग्रैंड माँ ने अमाउंट ट्रांसफ़र किया है, तो कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसी ने कुछ नहीं दिया है पर किसी और ने तो दिया है ना, तो उसके बिहाफ पे आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। और अगर वो ट्रांसफ़र ना करे तो क्या अंकल केस फाइल कर सकते हैं? हाँ, भले वो कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है बट वो बेनिफिशियरी हैं, बीइंग अ बेनिफिशियरी वो भी केस फाइल कर सकते हैं। ओके, फिर थर्ड में अंडरलाइन करो एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। अच्छा, इसका क्या मतलब, ए ने बी को गुड्स दे दिए पर बी ने अब तक पेमेंट किया नहीं है, तो ए का जो कंसिडरेशन है वो कैसा है, एग्जीक्यूटेड, और बी का जो कंसिडरेशन है दैट इज एग्जीक्यूटरी। फोर्थ में अंडरलाइन करो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। फिफ्थ में अंडरलाइन करो नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंसिडरेशन इक्वल वैल्यू का हो, मार्केट प्राइस हो। अगर नॉर्मल वैल्यू से कंसिडरेशन कम होगा तो भी चलेगा। कंसिडरेशन होना इम्पॉर्टेंट है, कितना अमाउंट है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट होगा तो भी चलेगा। इसमें अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में, नीड नॉट बी अप्रॉक्सीमेटली ऑफ इक्वल वैल्यू। नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो सम वैल्यू, जैसे इसको बोला जाता है समथिंग इन रिटर्न,
तो सम वैल्यू स्मॉल वैल्यू का होगा तो भी चलेगा। उसके बाद जो पॉइंट दिया है वो इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। अदर पार्टी एलिजेस दैट हिज कंसर्न वॉज नॉट फ्री, देन दिस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कैन बी टेकन एज अ एविडेंस। अच्छा, कंसिडरेशन कम होगा तो चलेगा, पर यहाँ पे पार्टी क्या बोल रही है, कंसिडरेशन कम क्यों है, क्योंकि मेरा कंसर्न फ्री नहीं था। मैंने अपनी 5 लाख की बाइक 10,000 में क्यों बेची, बिकॉज मैं गन पॉइंट पे था। तो उस सिचुएशन में कम कंसिडरेशन जो है ना, 5 लाख की बाइक 10,000 में बेचना, वो एविडेंस माना जाएगा, वो प्रूफ है कि आपका कंसर्न फ्री नहीं था। ठीक है, उसके बाद अंडरलाइन करो लीगली बाउंड। हमारा प्रोमिसर पहले से लीगली बाउंड उस चीज़ के लिए होना नहीं चाहिए। इसमें पुलिस ऑफिसर का एग्जाम्पल दिया था आपको। नेक्स्ट में अंडरलाइन करो रियल एंड नॉट इल्यूजरी। इल्यूजरी मतलब फेक, इमेजिनरी, चांद तारे तोड़ लाना, वो सब इल्यूजन है, वो नहीं चलेगा, एक्चुअल होना चाहिए। और नेक्स्ट में अंडरलाइन करो नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, अच्छा, अनलॉफुल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, सिंपल वर्ड्स में बताऊं, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, लॉफुल होना चाहिए मतलब अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंसिडरेशन के एसेंशियल्स है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एंड स्टेट द एक्सेप्शन। सबसे पहले अंडरलाइन करो विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये हमने पढ़ा था, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं होगा तो फिर कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड हो जाएगा। पर अंडरलाइन करो एक्सेप्शंस। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हमने पढ़े थे, जहाँ पे दोनों को बेनिफिट नहीं हो रहा, दोनों साइड कंसिडरेशन नहीं है, एक को बेनिफिट हो रहा है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। याद है एक्सेप्शंस, लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट, एजेंसी, टाइम बाय डेप्ट, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें अंडरलाइन करो थर्ड लाइन में, कंटेन्स सर्टन एक्सेप्शंस टू दिस। फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो लव एंड अफेक्शन। इसमें पॉइंट्स दिया आपको, फर्स्ट में अंडरलाइन करो मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेक्स्ट पेज पे सेकंड में अंडरलाइन करो नियर रिलेशन। नियर रिलेशन होगा तो ही लव एंड अफेक्शन होगा। थर्ड में अंडरलाइन करो राइटिंग एंड फोर्थ में अंडरलाइन करो रजिस्टर्ड। ठीक है, इसमें ना 3 चीज़ों का ध्यान रखना, देयर मस्ट बी लव एंड अफेक्शन, इट मस्ट बी रिटर्न एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड। ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी ना तो ही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे फादर सन के बीच में लव एंड अफेक्शन है। ठीक है, फादर ने सन को ओरली प्रॉमिस किया है कि मेरी प्रॉपर्टी आपकी है, इज दिस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड? नहीं। अच्छा, लव एंड अफेक्शन तो है पर रिटर्न और रजिस्टर्ड नहीं है, इसीलिए वैलिड नहीं है। अब हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है झगड़ा करके, क्वारल्स है दोनों के बीच में, कि मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके रहना, मेरे साथ रहना नहीं। क्या ये वैलिड है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे लिख के दिया है, क्या ये वैलिड है? नहीं, बिकॉज क्वारल्स है, झगड़ा चल रहा है, अभी लव एंड अफेक्शन उनके बीच में एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, लव एंड अफेक्शन, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। ठीक है, सेकेंड में अंडरलाइन करो पास्ट वॉलंटरी सर्विस। इसमें आपको ब्लड डोनेशन का एग्जाम्पल दिया था। हमने अगर पास्ट में कोई वॉलंटरी सर्विस, किसी को ब्लड डोनेट किया है और अगर उन्होंने, उस एनजीओ ने हमको बोला था कि वो फ्यूचर में हमको ब्लड की ज़रूरत होगी तो वो सबसे पहले हमको ब्लड देंगे, और अब वो ना दे तो हम उन पर केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड में अंडरलाइन करो टाइम बाय डेप्ट। फोर्थ में एजेंसी। एजेंसी याद है ना, एजेंसी फ्री में होगी तो भी चलेगा, ग्रेचुअस एजेंसी, एनजीओ के लिए काम करते हैं फ्री में तो भी वैलिड है। और टाइम बाय डेप में टाइम लिख दो 3 years, 3 साल के बाद आप डेप के लिए केस फाइल नहीं कर सकते, पर सामने वाला अगर राइटिंग में लिख के दे साइन करके तो अब आप उस पर केस फाइल कर सकते हो। तो थर्ड पॉइंट टाइम बाय डेप में अंडरलाइन करो राइटिंग साइंड बाय द पर्सन। फिफ्थ में अंडरलाइन करो कंप्लीटेड गिफ्ट। सिक्स में अंडरलाइन करो बेलमेंट। ये बेलमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा। ठीक है, वहाँ पे लिख दो सेल ऑफ गुड्स एक्ट। बेलमेंट मतलब क्या? गुड्स का पोजेशन, मतलब फिजिकली गुड्स किसी और को देना। जैसे आपके फ्रेंड्स होते हैं, उनकी बुक इनकम्प्लीट होती है तो वो पढ़ने के लिए आपकी बुक लेते हैं, तो हमने क्या बुक की ओनरशिप उनको दे दी, वो ओनर बन गए? नहीं, सिर्फ बुक का पोजेशन दिया यूज़ करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? बेलमेंट। अच्छा, आपने तो फ्रेंड को बुक दे दी पर फ्रेंड ने तो आपको कुछ भी दिया नहीं, तो ये बेलमेंट कैसा है? फ्री है, एक को बेनिफिट हो रहा है, फिर भी बेलमेंट क्या माना जाएगा? वैलिड। ठीक है, और चैरिटी। चैरिटी में क्या होता है? हम डोनेशन करते हैं, हमको कुछ बेनिफिट नहीं होता, सामने वाले को बेनिफिट होता है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट
वैलिड होगा। नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 12। एक्सप्लेन द रूल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो स्टेट द सिचुएशंस इन विच दिस रूल डज नॉट अप्लाई। अंडरलाइन करो प्रिविटी, ऑल्सो अंडरलाइन डज नॉट अप्लाई। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी। डॉक्ट्रिन मतलब रूल, प्रिंसिपल, प्रिविटी मतलब प्राइवेसी। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच में प्राइवेट है, तो कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स एंड लायबिलिटीज़ है वो किसके पास होंगे, वो दो पार्टीज़ के पास होंगे, वो किसी बाहर वाले के पास, थर्ड पार्टी के पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ऐसा कहाँ लिखा है, प्रिविटी में। पर इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे राइट एंड लायबिलिटी किसके पास चला जाएगा, बाहर वाले के पास, आउटसाइडर के पास। एक्सेप्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ट्रस्ट, बेनिफिशियरी, फैमिली सेटलमेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एजेंसी, असाइनमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो ट्रस्ट, अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स। सेकंड में अंडरलाइन करो फैमिली सेटलमेंट। थर्ड में अंडरलाइन करो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ में असाइनमेंट, फिफ्थ में एक्नॉलेजमेंट एंड सिक्स्थ में एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करो पोजीशन ऑफ अ माइनर। उसमें फर्स्ट पॉइंट में दिया एज ऑफ मेजॉरिटी, ये हम पढ़ चुके हैं। माइनर मेजर कब होगा, व्हेन ही अटेन्स 18 ईयर्स। अच्छा, नॉर्मली 18, पर दो केसेस में 21, याद है ना, कोर्ट एंड गार्डियन। ठीक है, मैरिज नहीं, कोर्ट एंड गार्डियन। और ये माइनर की एज का पूरा स्पेसिफिकेशन किस एक्ट में दिया है, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। अंडरलाइन करो लास्ट लाइन में, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। गोइंग टू द नेक्स्ट पेज, फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स। पोजीशन ऑफ अ माइनर में फर्स्ट लाइन में वॉइड एब इनिशियो, ये हमको पता है। माइनर के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अगर करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड एब इनिशियो। और माइनर का केस लॉ याद रखना, अंडरलाइन करो मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। यहाँ पे माइनर ने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी रख दी और सामने वाले ने उसको प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, उसके लिए लोन दिया है, पैसे दिए हैं। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं। माइनर कभी भी अपनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रख सकता। ये जो प्रॉपर्टी का मॉर्गेज हुआ है दैट इज टोटली वॉइड, इट इज वॉइड एब इनिशियो। अंडरलाइन करो इसमें फर्स्ट लाइन में सिक्योरिटी, सेकेंड लाइन में एग्जीक्यूटेड अ मॉर्गेज इन हिज फेवर, मतलब सामने वाले ने माइनर की प्रॉपर्टी ले ली। थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी वाज वॉइड एंड इट शुड बी कैंसल्ड। सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो नो रैटिफिकेशन। अच्छा, रैटिफाई करना मतलब चेंज करना, रेक्टिफाई करना। तो माइनर ने माइनॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसी को प्रोमिसरी नोट या चेक दिया था, ठीक है, वो क्या है, वॉइड एब इनिशियो बिकॉज ही इज अ माइनर। अब वो मेजर होके उस प्रोमिसरी नोट के सामने दूसरा प्रोमिसरी नोट इशू कर रहा है, तो वो जो दूसरा प्रोमिसरी नोट इशू कर रहा है ना, वो भी वॉइड है। क्यों, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, जब वो माइनर था। अब माइनर था, अब मेजर है, मेजर होके भी वो माइनॉरिटी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं कर सकता। आप चाहो तो नया कॉन्ट्रैक्ट करो, पर माइनॉरिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करना अलाउड नहीं है, उसको बोला जाता है नो रैटिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट में अंडरलाइन करो बेनिफिशियरी, ये हमको पता है। कैन माइनर बी अ पार्टी, नो। पार्टी फॉर बेनिफिट्स, यस। पार्टनर, नो। पार्टनर फॉर बेनिफिट्स, यस। वो अपने बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वैलिड माना जाएगा। फोर्थ में अंडरलाइन करो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब माइनर अपनी माइनॉरिटी का मिस यूज करेगा तो भी चलेगा, वो अपनी माइनॉरिटी को इंजॉय भी कर सकता है। उसके लिए आप माइनर को कभी भी लाइबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो छोटा बच्चा है और ये जो लॉ है वो माइनर के फेवर में बनाया गया है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। अंडरलाइन नेसेसरीज, ये हमने पढ़ा था, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, इन सब के लिए माइनर लायबल है या उसकी प्रॉपर्टी। अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में, देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर बट ओनली इज प्रॉपर्टी इज लाइबल। सिक्स पॉइंट में अंडरलाइन करो कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्डियन हाउ फार एनफोर्सेबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनर खुद कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, उसके बिहाफ पे उसका कोई गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एक गार्डियन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है माइनर के लिए, तो गार्डियन ने अगर माइनर को लायबल कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट में तो वो वॉइड है, पर अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से माइनर को बेनिफिट हो रहा है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था कि फादर ने अपने सन के लिए जॉब का कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मेरा सन आपके यहाँ 10 to 6 आके जॉब करेगा, वो नहीं चलेगा, वॉइड है। पर मेरा सन आपके यहाँ आके ट्रेनिंग लेगा तो चलेगा, बिकॉज उस ट्रेनिंग से माइनर को क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है।
ओके। 7th अंडरलाइन करो, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, आप माइनर से कभी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। नो इंसॉल्वेंसी बिकॉज वो कभी लायबल ही नहीं हो सकता। कैन बी एन एजेंट, अच्छा माइनर एजेंट हो सकता है पर प्रिंसिपल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी को हमेशा लायबल कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, और माइनर को हम कभी भी लायबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसीलिए वो प्रिंसिपल नहीं हो सकता पर एजेंट तो हो सकता है। एंड लायबल फॉर टॉर्ट्स, टॉर्ट में अंडरलाइन करो, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, मतलब माइनर ने सिविल लेवल पे कोई गलती की है, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, क्रिकेट खेलते खेलते किसी का कांच तोड़ दिया, तो वो लायबल है। वो सिविल या क्रिमिनल लेवल पे कोई गलती करेगा तो वो लायबल होगा। पर माइनर अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लायबल नहीं है, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि माइनर में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की कैपेसिटी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 अंडरलाइन करो, फ्री कंसर्न्ड, ऑल्सो अंडरलाइन नॉट फ्री। कंसर्न्ड मीन्स टू एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, और कंसर्न का लैटिन वर्ड है कंसेंसस एड इडम, और पार्टीज का कंसर्न कैसा होना चाहिए? फ्री। कितने केसेस में फ्री नहीं है? 5। इन्वर्टेड कॉमर्स में आपको डेफिनेशन दिया है कंसर्न का, अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंडरलाइन करो, कंसर्न इज सेट टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉस्ड बाय, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। कॉर्शन, कॉर्शन में याद है ना, किसी को डराना, मारना, धमकाना, फिजिकल प्रेशर देना, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, आईपीसी में पनिशेबल है। ओके, इंडियन पेनल कोड। अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में, कॉर्शन में अंडरलाइन करना, थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, अनलॉफुल डिटेनिंग। अच्छा, फर्स्ट लाइन में लिखा है थ्रेटनिंग, थ्रेटन करना मतलब डराना, और सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो डिटेनिंग, डिटेन करना मतलब अपनी कस्टडी में ले लेना, मतलब किसकी प्रॉपर्टी ले ली, ए ने बी की कार ले ली है और उसको बोल रहा है आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करो फिर आपको कार वापस मिलेगी, तो वो कॉर्शन है। तो सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो अनलॉफुल डिटेनिंग एनी प्रॉपर्टी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में रिलेशन, सेकेंड में अंडरलाइन करो पोजीशन टू डोमिनेट, और थर्ड में अंडरलाइन करो अनफेयर एडवांटेज। 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी कंपलसरी फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट, देर इज़ अ रिलेशन, पार्टीज़ के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। देर मस्ट बी अ पोजीशन टू डोमिनेट, मतलब एक पार्टी हायर पोजीशन पे और दूसरी पार्टी लोअर पोजीशन पे, एंड द ट्रांजैक्शन इज अनरीजनेबल, मतलब हायर पोजीशन वाली पार्टी ने लोअर पोजीशन वाली पार्टी का कुछ गलत इस्तेमाल किया है, दे हैव टेकन सम अनफेयर एडवांटेज। तो जो लोअर पोजीशन वाली पार्टी है उसके बेसिस पे, उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल, बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसमें ए पॉइंट में अंडरलाइन करो एग्जाम्पल्स है रिलेशंस के। रियल अथॉरिटी, इसमें आपको एग्जाम्पल दिया था मास्टर एंड सर्वेंट, लिखो वहाँ पे मास्टर एंड सर्वेंट। बी में अंडरलाइन करो फिड्यूशियरी रिलेशन, ट्रस्ट पे रिलेशनशिप बेस्ड है, लिखो वहाँ पे डॉक्टर एंड पेशेंट। में अंडरलाइन करो मेंटल कैपेसिटी इज अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ एज, और लिखो वहाँ पे फादर एंड माइनर सन। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फ्रॉड, सेक्शन याद रखना 17, बाकी नहीं याद रखोगे तो चलेगा पर ये इंपॉर्टेंट वाले सेक्शंस तो याद होने चाहिए, ठीक है। फ्रॉड में अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में कनीवेंस, कनीवेंस मतलब कंसर्न, ऑल्सो अंडरलाइन विथ एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। इसमें जो 5 पॉइंट्स दिया ना आपको वो इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करो। डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, इसका मतलब नोज इट टू बी फॉल्स, मतलब उसको पता था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो गलत है फिर भी बोल रहा है, तो वो फ्रॉड कर रहा है। सेकेंड में अंडरलाइन करो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एक्ट, कंसील करना मतलब हाइड करना, छुपाना, और एक्टिवली कंसील करना मतलब जानबूझकर कुछ छुपाना। अच्छा, क्या कुछ गलत बताना फ्रॉड है? हाँ। क्या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ को छुपाना फ्रॉड है? हाँ। बोथ आर कंसिडर टू बी फ्रॉड। थर्ड में अंडरलाइन करो विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग, मतलब हमने बोल तो दिया पर हमारा परफॉर्म करने का इंटेंशन नहीं था, दैट इज़ फ्रॉड। फोर्थ में अंडरलाइन करो डिसीव, चीट करने का इंटेंशन, और फिफ्थ में अंडरलाइन करो लॉ स्पेसिफिकली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट। अच्छा, लॉ ने फ्रॉड बोल दिया है तो वो क्या माना जाएगा? फ्रॉड माना जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग में अंडरलाइन करो इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, अगर फ्रॉड हुआ है हमारे साथ तो हमारे पास कितने ऑप्शन, हम चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखें, चाहे तो वॉइड करें, और हम चाहे तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में अंडरलाइन करो रिसाइंड मतलब कैंसिल करना, सेकेंड में अंडरलाइन करो सू फॉर डैमेजेस, और थर्ड में अंडरलाइन करो इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस, उसका मतलब वैलिड रखना, लिखो वहाँ पे वैलिड। नेक्स्ट हेडिंग अंडरलाइन करो मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, ये भी हमने पढ़ा था, किसी के साइलेंस को आप फ्रॉड अज्यूम नहीं कर सकते,
हम इम्पोर्टेड टीवी लेने गए और इंडिया का ले आए तो उसमें गलती हमारी है। आप सेलर के साइलेंस को फ्रॉड कंसिडर नहीं कर सकते। मेयर साइलेंस इज़ नॉट फ्रॉड, पर इसके एक्सेप्शंस है। 2 केसेस में साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा। ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक, उसकी ड्यूटी थी बताना, गुड्स में डिफेक्ट था, डेंजरस नेचर था, फिर भी बताया नहीं, एंड साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। वो दोनों एक्सेप्शंस आपको अंडरलाइन करने हैं। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 11 पे अंडरलाइन करो लास्ट लाइन में, इट इज़ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन कीपिंग साइलेंस टू स्पीक, ये पहला एक्सेप्शन। और उसके बाद अंडरलाइन करो, साइलेंस इन इटसेल्फ इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। ठीक है, ये 2 एक्सेप्शंस। मिस रिप्रेजेंटेशन तो आपको पता है अनइंटेंशनल, हमारा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, उसमें अंडरलाइन करो। फर्स्ट में पॉजिटिव असर्शन, उसी पॉइंट में सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो बिलीव्स इट टू बी ट्रू, मतलब हमको पता नहीं था हम जो बोल रहे हैं वो गलत है, हमने उसको सच मानकर बता दिया, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। और थर्ड पॉइंट में अंडरलाइन करो इनोसेंटली, इनोसेंट मतलब हमारा गलत इंटेंशन नहीं था। और उसके बाद आपको दिया है लीगल इफेक्ट्स, उसमें अंडरलाइन करो एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कॉशन, वहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है, लिखो वहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर लिखा है वहाँ पे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। चारों केसेस में हमारा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। अंडरलाइन करो द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। ठीक है, वॉइडेबल मतलब एग्रीव पार्टी चाहे तो वैलिड और एग्रीव पार्टी चाहे तो वॉइड। और मिस्टेक में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में एरोनस बिलीफ, एरोनस मतलब इनकरेक्ट, लिखो इनकरेक्ट, गलत, कुछ गलत समझ लिया तो वो हमारी गलती है। और 2 टाइप की मिस्टेक्स हमने पढ़ी थी, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो मिस्टेक ऑफ लॉ, ऑल्सो अंडरलाइन डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, लिखो वहाँ पे वैलिड। और अंडरलाइन करो वन कैन नॉट टेक एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री। ठीक है, मतलब लॉ नहीं पता था ऐसा आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते, आपको अपनी कंट्री का लॉ पता होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। और उसके बाद थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूसिबल। ठीक है, मतलब फॉरेन लॉ की मिस्टेक हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकते हो, पर अपने लॉ की मिस्टेक हुई डोमेस्टिक कंट्री तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में बायलैटरल और म्यूचुअल मिस्टेक, और थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो वॉइड। ये हमने पढ़ा था बायलैटरल मिस्टेक में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड, और यूनिलैटरल मिस्टेक में द कॉन्ट्रैक्ट विल रिमेन वैलिड। 15th क्वेश्चन है इन विच केसेस द ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड टू बी अनलॉफुल, इसमें अंडरलाइन करो अनलॉफुल। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, पर कुछ केसेस में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या हो जाता है, अनलॉफुल हो जाता है। 6 केसेस हमने पढ़े थे, अंडरलाइन करो। फॉरबिडन बाय लॉ, ये सेलिंग वाइन इन गुजरात इसका एग्जाम्पल है। सेकेंड में डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, सेलिंग वाइन इन राजस्थान कुछ लीटर्स से ज़्यादा। फ्रॉडुलेंट, इंजरी टू अ पर्सन और प्रॉपर्टी, ये कॉशन है। इमोरल एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सारे एग्रीमेंट्स क्या माने जाएंगे, वॉइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंडरलाइन करो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब पब्लिक के बेनिफिट में है या अगेंस्ट में है, अगेंस्ट में, तो ये सारे एग्रीमेंट्स भी क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो ट्रेडिंग विद एन एनिमी, उसमें नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो विदाउट द लाइसेंस ऑफ गवर्नमेंट इज वॉइड। इसका मतलब ड्यूरिंग द वॉर एनिमी कंट्री के साथ अगर हमने विथ लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट किया तो वैलिड, बिकॉज गवर्नमेंट ने हाँ बोला है, और विदाउट लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट किया तो वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे सेकंड पॉइंट में अंडरलाइन करो स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, इसमें थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो अब्यूज ऑफ जस्टिस, देयरफॉर सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड। इसमें चेंजिंग स्टेटमेंट इन कोर्ट ऑफ लॉ मैंने आपको बताया था, एक बार हमने जो कोर्ट में स्टेटमेंट दे दिया कि इसने चोरी की है, ठीक है, फिर वो चोर जितना भी आपको सॉरी बोल ले, आप अपने स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते, केस को वापस नहीं ले सकते, उस चोर को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और उसको पनिशमेंट कौन देगा, लॉ, कोर्ट। ठीक है, कोर्ट को डिसीजन लेने दो, आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो केस वापस लेना, अपने स्टेटमेंट को चेंज करना, उसको बोला जाता है स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन। थर्ड में अंडरलाइन करो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी।
अच्छा, इन दोनों केसेस में मेंटेनेंस और चैम्पर टी में थर्ड पार्टी हेल्प कर रही है। थर्ड पार्टी को केस में से कुछ भी नहीं मिलेगा, वो मेंटेनेंस है, और थर्ड पार्टी को केस में से प्रॉपर्टी या प्रॉफिट मिलेगा तो वो चैम्पर टी है। ठीक है, सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो नो इंटरेस्ट, और थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो एक्सचेंज ऑफ अ प्रॉमिस टू हैंड ओवर अ पोर्शन ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ द एक्शन। मतलब मैं आपको क्यों हेल्प कर रही हूँ, अगर आप केस जीतोगे तो केस का कुछ बेनिफिट मुझे मिलेगा, तो वो चैम्पर टी है, और बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वो मेंटेनेंस है। ठीक है, ट्रैफिक रिलेटेड टू पब्लिक ऑफिसेज, अंडरलाइन करो ट्रैफिक टू पब्लिक ऑफिसेज, मतलब पब्लिक ऑफिसेज में ब्राइब देना, रिश्वत देना अलाउड नहीं है। मोनोपोली अंडरलाइन करो फिफ्थ में। मैरिज ब्रोकरेज, मैरिज में पेड ब्रोकर्स इन्वॉल्व करना अलाउड नहीं है। इंटरफियरेंस विद कोर्स ऑफ जस्टिस, जज को ब्राइब देकर डिसीजन चेंज करवाना वॉइड। इंटरेस्ट अगेंस्ट ऑब्लिगेशन, इसमें क्या होता है, जो हमारा पर्सनल इंटरेस्ट है ना, वो हमारे ड्यूटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं। जैसे ए ने बी को बोला है आप मेरे क्लासेस में पढ़ाओगे, बी ने बोला ठीक है मैं पढ़ा दूंगा। अब बी क्या कर रहा है, अपने क्लासेस में ठीक से नहीं पढ़ा रहा है, वो बच्चों को क्या बोल रहा है, आप मेरी पर्सनल ट्यूशन में आ जाना। तो वो क्या कर रहा है, उसका पर्सनल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस दे रहा है अगेंस्ट हिज ड्यूटी, हिज ऑब्लिगेशन। तो ऐसा एग्रीमेंट अगर हुआ है तो ये एग्रीमेंट भी क्या माना जाएगा, वॉइड। ठीक है, अंडरलाइन करो कंसिडरेशन अनलॉफुल इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी के मैरिज के राइट को भी हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एंड लास्ट वन, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को हम लॉफुल बिजनेस करने से रोक नहीं सकते, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। कितने एक्सेप्शंस है, 4। गुडविल, पार्टनरशिप, सर्विस एंड ट्रेड कॉम्बिनेशन। इसमें अंडरलाइन करो फर्स्ट पॉइंट में सेल्स द गुडविल, सेकेंड में अंडरलाइन करो पार्टनरशिप एक्ट, थर्ड में अंडरलाइन करो सर्विस एग्रीमेंट, एंड फोर्थ पॉइंट वहाँ पे दिया नहीं है, लिख दो वहाँ पे ट्रेड कॉम्बिनेशन। 12th पॉइंट अंडरलाइन करो रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, जो कोर्ट में लीगल प्रोसीजर चल रहा है हम उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, अपने कभी लीगल राइट्स को हम विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे ए बी को बोल रहा है आप कुछ भी करोगे मैं आप पर केस फाइल करने वाला नहीं हूँ, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच में। अब बी ने ए के साथ गलत किया, गुड्स सप्लाई नहीं किए, तो क्या ए बी पे केस फाइल कर सकता है, हाँ कर सकता है, क्योंकि केस फाइल करना उसका राइट है। हम अपने लीगल राइट्स को कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ओके, 17th क्वेश्चन अंडरलाइन करो वेजरिंग एग्रीमेंट विथ एग्जाम्पल्स। वेजरिंग एग्रीमेंट अभी हमने डिस्कस किया था, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, पैसा चाहिए, किस पे डिपेंडेंट, अनसर्टेन, वो इवेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, पर्सनल एफर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, इवेंट पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वेजरिंग एग्रीमेंट्स को क्या डिक्लेयर किया है, वॉइड। लक बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, एक जीतेगा और एक हारेगा। अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में, सबसे पहले तो सेक्शन याद रखना, सेक्शन 30। फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड। सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो सम ऑफ मनी, अनसर्टेन इवेंट। थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो विन और लूज डिपेंडिंग ऑन द अनसर्टेन इवेंट। एसेंशियल्स अंडरलाइन करो फर्स्ट पॉइंट में, मनी, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, अनसर्टेनिटी, टू पार्टीज, कॉमन इंटेंशन टू बेट, मतलब एक बी को बोल रहा है बारिश होगी तो मैं दूंगा, बी बोल रहा है नहीं होगी तो मैं दूंगा, कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बेटिंग। नो इंटरेस्ट, अच्छा नो इंटरेस्ट मतलब रेनफॉल में हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको पैसे में इंटरेस्ट है, तो रेनफॉल की जगह कोई और इवेंट रखोगे तो भी चलेगा, बेटिंग करना इंटेंशन है उनका। फिर ट्रांजैक्शन सिमिलर टू वेजर, ये वेजरिंग के एग्जाम्पल्स आपको दिया, अंडरलाइन करो लॉटरी, नॉट ऑफ स्किल और नॉलेज लिखा है उसमें, अंडरलाइन करो, नो स्किल रिक्वायर्ड, इसीलिए वेजरिंग है। क्रॉसवर्ड पजल्स एंड कॉम्पिटिशन, स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन, शेयर मार्केट, विथ और विदाउट, वहाँ पे विदाउट डिलीवरी लिख दो, शेयर मार्केट में विदाउट डिलीवरी ट्रेड करना अलाउड नहीं है, वो वेजरिंग है। एंड हॉर्स रेस है ना, लेस देन 500 अंडरलाइन करो। हॉर्स रेस में वेजरिंग कब माना जाएगा, जब 500 से कम हो, 500 या उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा, वो वेजरिंग नहीं है, उसका मिनिमम लिमिट है 500। ठीक है, इसमें अंडरलाइन करो नेक्स्ट हेडिंग में रिजेंबलिंग विथ वेजरिंग, मतलब ये वेजरिंग जैसे लगते हैं पर है नहीं, लिखो अंडरलाइन करो आर नॉट वॉइड, और लिखो वहाँ पे नॉट वेजरिंग, ये वेजरिंग नहीं है। फर्स्ट में चिट फंड, सेकेंड में शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन, थर्ड में गेम ऑफ स्किल,
फोर्थ में इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस में अंडरलाइन करो, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ अ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इज वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी डन बाय प्रॉमिसर, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। इसमें अंडरलाइन करो परफॉर्मेंस डन बाय प्रॉमिसर, मतलब ये ऐसा बोलना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस सिर्फ प्रॉमिसर कर सकता है। कमेंट गलत, परफॉर्मेंस प्रॉमिसर भी कर सकता है और कोई और भी कर सकता है। ये हमने हेडिंग में किया था हु कैन परफॉर्म। हु कैन परफॉर्म में कितने लोग परफॉर्म कर सकते हैं? प्रॉमिसर परफॉर्म कर सकता है, उसकी जगह पे उसका एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है। अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो परफॉर्म करेगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एनी ऑफ द जॉइंट promisers कैन ऑल्सो परफॉर्म एंड थर्ड पार्टी इफ इट इज अग्रीड। ठीक है, इसमें अंडरलाइन करो, फर्स्ट में प्रॉमिसर हिमसेल्फ, एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, थर्ड पार्टी एंड जॉइंट प्रॉमिसर। जॉइंट प्रॉमिसर याद है ना आपको, 3 लोगों ने साथ में प्रॉमिस किया है तो उनको जॉइंट प्रॉमिसर बोला जाएगा। जॉइंट प्रॉमिसर्स में से कोई भी परफॉर्म कर सकता है। 19th में अंडरलाइन करो टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर लिया, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब एक ने ट्राई किया पर परफॉर्मेंस हुआ नहीं। ठीक है, फर्स्ट में अंडरलाइन करो एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसमें सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन, मतलब ए ने गुड्स दे दिए और बी ने पेमेंट कर दिया। और सेकेंड हेडिंग में अंडरलाइन करो ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब एक ने ट्राई किया पर परफॉर्मेंस हुआ नहीं। इसमें अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में प्रॉमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म बट द प्रॉमिसी refuses to accept the performance. Next question 20, difference between succession and assignment. Underline करो succession and assignment. अच्छा, सिर्फ बेनिफिट्स ट्रांसफर होंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स ट्रांसफर होंगे तो उसको बोला जाता है असाइनमेंट, राइट या बेनिफिट असाइन करना। और जब बेनिफिट के साथ लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, बेनिफिट के साथ बर्डन भी ट्रांसफर हो जाएगा, राइट के साथ लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो जाएगी, तो उसको क्या बोला जाएगा? सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन में बर्डन भी ट्रांसफर होता है बेनिफिट के साथ, पर असाइनमेंट में बर्डन ट्रांसफर होता नहीं है, सिर्फ बेनिफिट ट्रांसफर होगा। क्या सक्सेशन में अंडरलाइन करो, फर्स्ट पॉइंट में बेनिफिट्स आर सक्सीडेड बोथ बर्डन एंड बेनिफिट्स अटैचिंग टू अ कॉन्ट्रैक्ट डिवॉल्व ऑन द लीगल हायर। डिवॉल्व मतलब ट्रांसफर हो जाना, लीगल हायर मतलब वारिस। जैसे फादर की डेथ होती है तो उनके जो भी बेनिफिट है, एफडीज है, इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ उनके जो भी बर्डन्स है, लोन्स है, सब कुछ उनके लीगल हायर पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो उसको बोला जाएगा सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन कर दो, सन सक्सीड्स एस्टेट ऑफ हिज फादर आफ्टर हिज डेथ, ही विल बी लायबल टू पे द डेब्ट्स एंड लायबिलिटीज। नेक्स्ट पेज पे असाइनमेंट पे अंडरलाइन करो, फर्स्ट लाइन में benefit can only be assigned but not the liabilities. Question 21 में underline करो liability of joint promisors. Joint promisors हमने पढ़ा था कैसे liable है, jointly and severally, मतलब तीनों साथ में भी परफॉर्म कर सकते हैं और उनमें से कोई एक भी परफॉर्म कर सकता है, और अगर किसी की डेथ हो गई तो उसकी जगह पे परफॉर्म करेगा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्रॉमिसी चाहे तो किसी एक से पूरा परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है, प्रॉमिसी चाहे तो किसी एक को रिलीव भी कर सकता है कि आप पेमेंट मत करो, और अगर कोई एक पार्टी डिफॉल्ट करेगी, इंसॉल्वेंट हो जाएगी, तो उसका जो शेयर है वो दूसरे प्रॉमिसर्स को बेयर करना पड़ेगा। किस रेशियो में? इक्वल रेशियो। ठीक है, इसमें अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में, सबसे पहले तो सेक्शन याद रखना, सेक्शन 42 फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो 2 or more persons have made a joint promise, और लास्ट लाइन में अंडरलाइन करो सेम पॉइंट में all jointly। सेकेंड पॉइंट में सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो कंपेल एनी 1 or more of such joint promises to perform। प्रॉमिसी चाहे तो एक को बोल सकता है आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट में अंडरलाइन करो इक्वली। फोर्थ पॉइंट में अंडरलाइन करो वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर इज मेड टू परफॉर्म द होल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये ने पूरा पेमेंट कर दिया, फिर वो पैसा किससे मांगेगा? बी और सी से। उसमें अंडरलाइन करो ही कैन कॉल फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट में फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो रिलीज ऑफ वन ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर्स। अच्छा, डी ने ए को रिलीज कर दिया, क्या आप पेमेंट मत करो, ए रिलीज हो जाएगा पर बी और सी रिलीज नहीं होंगे, मतलब उनको तो पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर्स। और नेक्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो
मेक्स डिफॉल्ट, रिमेनिंग प्रोमिसर्स मस्ट बेयर द लॉस इन इक्वल शेयर्स। राइट्स ऑफ जॉइंट प्रोमिसेस में लास्ट लाइन में सिर्फ अंडरलाइन कर दो जॉइंटली। क्वेश्चन 22, स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। अंडरलाइन करो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। उसमें फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। उसमें फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो एक्सप्रेसली फिक्स्ड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया है कि कौन पहले परफॉर्म करेगा। ए ने बी को पहले से बोल दिया था पहले आप पेमेंट करोगे फिर हम आपको गुड्स देंगे, ठीक है। तो परफॉर्मेंस का ऑर्डर पहले से फिक्स्ड है तो उसी ऑर्डर में परफॉर्म करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो लायबिलिटी ऑफ अ पार्टी प्रिवेंटिंग, एक ने दूसरे को प्रिवेंट किया, रोका है परफॉर्म करने से, तो अब उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, आपने उसको रोका, उसका टाइम वेस्ट किया, इसीलिए आपको कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में ही इज एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी। थर्ड पॉइंट में अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में रेसिप्रोकल प्रॉमिस, ये हमने पढ़ा था। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब दो प्रॉमिस, ए ने बी को प्रॉमिस किया और सामने से बी ने ए को प्रॉमिस किया। फोर्थ पॉइंट में अंडरलाइन करो टाइम इज एसेंशियल, अगर टाइम इंपॉर्टेंट है तो आपको उस रीजनेबल टाइम में ही परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। फिर फिफ्थ में अंडरलाइन करो टाइम इज नॉट एसेंशियल, ऐसा टाइम इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो रीजनेबल टाइम में परफॉर्म नहीं किया तो भी चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। इसमें फोर्थ पॉइंट है ना जहाँ पे टाइम इज एसेंशियल टिक किया हमने, उसमें थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो बिकम्स वॉइडेबल, और फिफ्थ पॉइंट में हमने अंडरलाइन किया टाइम इज नॉट एसेंशियल, उसमें सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइडेबल और वहाँ पे लिख दो वैलिड, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। आप टाइम के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। सिक्स्थ पॉइंट में अंडरलाइन करो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस दैट आर लीगल, सम अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। अच्छा, दो प्रॉमिस है जिसमें से एक लीगल प्रॉमिस है एक इलीगल प्रॉमिस है, तो आप अगर प्रोमिस को सेपरेट कर सकते हो तो लीगल प्रॉमिस क्या हो जाएगी, वैलिड, और इलीगल प्रॉमिस वॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 23, अंडरलाइन करो इम्पॉसिबिलिटी, ऑल्सो अंडरलाइन टाइप्स। इम्पॉसिबिलिटी मतलब परफॉर्मेंस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, 2, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और आफ्टर द फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें अंडरलाइन करो फर्स्ट में इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 3 पॉइंट्स आपको दिए हैं, अंडरलाइन करो नोन टू द पार्टीज, अननोन टू द पार्टीज, नोन टू द प्रोमिसर ओनली। तीनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी है, मतलब परफॉर्म करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ए को पता है कि हॉर्स मर चुका है फिर भी बी को हॉर्स सेल कर रहा है, स्टार्टिंग से इम्पॉसिबिलिटी है, पता है इम्पॉसिबिलिटी है, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। ओके, सेकेंड इम्पॉसिबिलिटी नेक्स्ट पेज पे सब्सिक्वेंट और सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी, उसमें अंडरलाइन करो आफ्टर, मतलब ये कब अराइज हुई, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या था, वैलिड, और फिर इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। जब कॉन्ट्रैक्ट किया था तब हॉर्स जिंदा था, अलाइव था, उसके बाद हॉर्स की डेथ हो गई, तो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, और इस इम्पॉसिबिलिटी को हम बोलेंगे सब्सिक्वेंट और सुपरवीनिंग। ओके, इसमें फोर्थ पॉइंट में अंडरलाइन कर दो सच इम्पॉसिबिलिटी मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एंड पार्टीज आर डिस्चार्ज, मतलब आपको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 24 क्वेश्चन अंडरलाइन अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, काफ़ी सारी डेब्ट्स आउटस्टैंडिंग है, काफ़ी सारे महीने का पेमेंट बाकी है और डेटर हमको कुछ अमाउंट पे कर रहा है, तो हम किस मंथ में से इसको माइनस करें, अप्रोप्रिएट करें। अच्छा, पहला राइट हमने किसको दिया था, डेटर को। डेटर जो बोलेगा, जिसमें से बोलेगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा। अगर डेटर ने कुछ नहीं बोला तो राइट किसके पास, क्रेडिटर के पास, ठीक है। क्रेडिटर जिसमें से चाहे उसमें से माइनस कर सकता है। अगर दोनों ने कुछ नहीं बोला तो ऑर्डर ऑफ टाइम, ऑर्डर ऑफ टाइम में फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो डेब्ट टू बी डिस्चार्ज्ड इज इंडिकेटेड, लिखो वहां पे डेटर डिसाइड्स, साइड में लिख दो लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, उसमें थर्ड करो टू बी अप्लाइड द क्रेडिटर में अप्लाई एट हिज डिस्क्रिशन, मतलब यहाँ पे डिसाइड करने का किसके पास राइट है, क्रेडिटर के पास, लिख दो वहाँ पे साइड में क्रेडिटर डिसाइड्स।
और थर्ड पॉइंट में अंडरलाइन करो नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट्स। उसमें सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो ऑर्डर ऑफ टाइम, और वहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख दो फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, पहला डेटर, दूसरा क्रेडिटर और तीसरा फीफो। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरलाइन करो डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। 3 पार्ट्स उन्होंने बाइफिकेट किए, नोवेशन, रेसेशन, ऑल्ट्रेशन। नोवेशन मतलब ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट, रेसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, और ऑल्ट्रेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट में हमने कुछ चेंज किया है। ठीक है, नोवेशन में अंडरलाइन करो सब्सटीट्यूट अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ओल्ड। रेसेशन में अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में रिसाइंड इट, रिसाइन करना मतलब कैंसिल। उसमें सेम लाइन में अंडरलाइन करो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड एंड नो न्यू कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एग्जिस्ट इन इट्स प्लेस। और ऑल्ट्रेशन में अंडरलाइन करो टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑल्टर्ड। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नोवेशन और ऑल्ट्रेशन। नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा। ठीक है, और ऑल्ट्रेशन में पुराने कॉन्ट्रैक्ट के ही कुछ टर्म्स चेंज किए जा रहे हैं, और नोवेशन में नया कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है, इसीलिए पार्टीज को आप चेंज कर सकते हो। पार्टीज में चेंज इन केस ऑफ नोवेशन, पर ऑल्ट्रेशन में तो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट में ही चेंज हो रहा है, तो उसमें पार्टीज चेंज करना अलाउड नहीं है। सो पार्टीज विल रिमेन सेम। ठीक है, नेक्स्ट आपको डिफरेंस बिटवीन दिया है, उसमें लास्ट लाइन में अंडरलाइन करो नोवेशन में बी बिटवीन सेम पार्टीज और देयर मे बी चेंज इन द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। और नेक्स्ट पेज पे ऑल्ट्रेशन में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में कॉन्ट्रैक्टेड पार्टीज रिमेन द सेम, यहाँ पे पार्टीज चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। और नेक्स्ट हेडिंग अंडरलाइन करो रेमिजन और वेवर। रेमिजन में क्या होगा, पार्शियल सैक्रिफाइस। कैसा सैक्रिफाइस, पार्शियल मतलब थोड़ा परफॉर्मेंस हमने जाने दिया, 10,000 की जगह पे 7,000 एक्सेप्ट कर लिया, और वेवर मतलब कंप्लीट सैक्रिफाइस, 10,000 की जगह पे 0। ओके, उसमें अंडरलाइन कर दो होली और इन पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, उसमें अंडरलाइन करो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होगा, फर्स्ट अंडरलाइन करो परफॉर्मेंस। ये दोनों वेज हमने देख लिया, एक्चुअल और अटेम्प्टेड। फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट अभी हमने कंप्लीट किया, नोवेशन, रेसेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, वेवर, मर्जर। थर्ड भी हमने कर लिया, अंडरलाइन करो इम्पॉसिबिलिटी। उसमें सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स दिए, रीड कर लेना एक बार। लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ऑपरेशन ऑफ लॉ में अंडरलाइन करो डेथ और इंसॉल्वेंसी। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के 2 टाइप्स हैं, हाँ, एक्चुअल और एंटिसिपेटरी। एक्चुअल मतलब परफॉर्मेंस के डेट और टाइम पे ब्रीच किया, और एंटिसिपेटरी मतलब उससे पहले। डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच। उसमें फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो ऑन द ड्यू डेट, और सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 27 अंडरलाइन करो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स। अभी हमने डिस्कस किया परफॉर्मेंस के डेट पे हो तो एक्चुअल और उससे पहले हो तो एंटिसिपेटरी। ओके, सोनू निगम का याद रखना, 31 को ब्रीच किया तो एक्चुअल, पर 27 को बोल दिया कि 31 को नहीं आने वाला हूँ, दैट इज एंटिसिपेटरी। एक्चुअल ब्रीच में अंडरलाइन करो एट द टाइम व्हेन द परफॉर्मेंस इज ड्यू, और बी में अंडरलाइन करो ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। अच्छा, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस कैसे होता है, परफॉर्म करते करते ब्रीच कर दिया, मतलब नवरात्रि में 9 दिन के लिए अपॉइंट किया था, 5 दिन आया, 4 दिन नहीं आया, ये ड्यूरिंग द कोर्स है। 3 घंटे के लिए अपॉइंट किया, 1 गाना गा के चला गया, दिस इज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, तो उसको भी क्या बोला जाएगा, एक्चुअल ब्रीच। ओके, एंटिसिपेटरी ब्रीच में अंडरलाइन करो थर्ड लाइन में इवन बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस हैज़ अराइव्ड। और दोनों टाइप की जो ब्रीच है, ए बी पॉइंट दिया है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अंडरलाइन करो। दोनों टाइप की ब्रीच है, वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, बोलकर भी हो सकती है, और इम्प्लाइड बिहेवियर से भी हो सकती है। ओके, और इफेक्ट अंडरलाइन करो। एक्चुअल ब्रीच में मैनेजर के पास एक ही ऑप्शन है, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल। पर एंटिसिपेटरी ब्रीच में उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो या तो फिर वेट करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो रिसाइंड मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना, और सेकेंड पॉइंट में अंडरलाइन करो वेट। क्वेश्चन 28 में अंडरलाइन करो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्सो अंडरलाइन पार्टी इज एंटाइटल्ड टू डैमेजेस।
रेमेडी मतलब राइट, मतलब सोनू निगम ने ब्रीच किया तो क्या मैनेजर के पास कुछ राइट्स अवेलेबल हैं? क्या वो सोनू निगम से कुछ डैमेजेस मांग सकता है? हाँ। आंसर में अंडरलाइन करो फर्स्ट, रेसेशन, मतलब सबसे पहले मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल। क्वांटम मैरिट, जितना काम हुआ है उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है। थर्ड वन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में अंडरलाइन करो, ये इंपॉर्टेंट है। डैमेजेस आर नॉट एन एडिक्वेट रेमेडी, मतलब डैमेजेस हमारे लिए इनफ ही नहीं है, अब तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, तो उसको बोला जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और जब आप हमारे यहाँ परफॉर्म करोगे तब आप कहीं और परफॉर्म नहीं कर सकते, उसको क्या बोला जाता है? सूट फॉर इंजक्शन। नेक्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो, सूट फॉर इंजक्शन। इंजक्ट करना मतलब रोकना। और फिफ्थ पॉइंट है डैमेजेस। डैमेजेस में अंडरलाइन करो फर्स्ट में ऑर्डिनरी डैमेजेस। इसमें जो सेकेंड पैराग्राफ दिया ऑर्डिनरी डैमेजेस में, वो अंडरलाइन करो, नॉट टू बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट से आपको नियर बाय जो एक्चुअल लॉस हो रहा है ना, वो आप डिमांड करो। दूर का इनडायरेक्ट डैमेजेस आप डिमांड नहीं कर सकते। रिमोट डैमेजेस विच विल अराइज इन फ्यूचर, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलाउड नहीं है। स्पेशल डैमेजेस, फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, रिसीव्स अ नोटिस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। अच्छा, नॉर्मल जो डैमेजेस है ना, ऑर्डिनरी, उसके बारे में आपको पहले से बताने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मांगना है ना स्पेशल, तो पहले से बताना पड़ेगा। फिर अंडरलाइन करो विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी, पनिश करने के लिए 2 केसेस में अलाउड है। फर्स्ट में अंडरलाइन करो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, एंड सेकेंड में रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक बाय बैंकर। नॉमिनल डैमेजेस में एक्चुअली कोई लॉस हुआ नहीं है, फिर भी स्मॉल अमाउंट मांग रहे हैं। सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो नॉट इन फैक्ट सफर एनी रियल डैमेज। और नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो राइट टू डिक्री, और उसका दूसरा नाम है मे बी ₹1 और इवन 10 पैसा, स्मॉल अमाउंट। नेक्स्ट में अंडरलाइन करो डिट्रियोटेशन कॉस्ट बाय डीले, मतलब कैरियर को हमने बोला था कि भाई गुड्स ले आना, और वो गुड्स लेकर आया पर डीले किया, लेट लेकर आया, तो वो लेट लेकर आया, उसकी वजह से गुड्स खराब हो गए, तो उसका लॉस उस कैरियर को बेयर करना पड़ेगा। उसको बोला जाता है डैमेज फॉर डिट्रियोटेशन कॉस्ट बाय डीले। मैंगोस मंगवाए थे, बोला था कि ले आना मैंगोस, अब उसको पता चलना चाहिए कि मैंगोस बिगड़ जाएंगे, फिर भी 15 दिन के बाद मैंगोस लेके आया, तो जो भी हमको लॉस हुआ है वो हम कैरियर से डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट में अंडरलाइन करो प्री फिक्स डैमेजेस। प्री फिक्स्ड मतलब पहले से फिक्स कर दिया, अब वो प्री फिक्स्ड अमाउंट अगर लॉस जितनी है तो उसको बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेज, और लॉस से ज़्यादा है तो उसको क्या बोला जाएगा? पेनल्टी। अच्छा, लॉस से ज़्यादा अमाउंट मांग सकते हैं, हाँ, बिकॉज हमारा इंटेंशन है सामने वाले को पनिश करना, ठीक है। प्री फिक्स्ड डैमेज में अंडरलाइन करो थर्ड लाइन में आइदर लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, अंडरलाइन करो डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। उसमें फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो सम पेएबल इन एक्सेस ऑफ द प्रोबेबल डैमेज, इट इज पेनल्टी। ओके, ये रीड कर लेना, डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड पेनल्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 30, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय सेक्शन 31। अच्छा, याद रखना वेजरिंग एग्रीमेंट है ना, वो सेक्शन 30 में है, और उसके जैसा ही एक कॉन्ट्रैक्ट है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों में अनसर्टेन इवेंट आता है। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किस में डिफाइंड है? सेक्शन 31 में, ठीक है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। इसमें अंडरलाइन करो, इसका डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमर्स में दिया है, अ कॉन्ट्रैक्ट सम इवेंट डज और डज नॉट हैपन, लिखो वहां पे अनसर्टेन इवेंट। कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद एग्जाम्पल्स दिया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के, वो अंडरलाइन करो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इंडेमनिटी, गारंटी, ये सारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं। और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एसेंशियल्स दिए हैं, अंडरलाइन करो ए पॉइंट में, डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, द इवेंट इज कोलैटरल। ये हमने डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा था, वेजरिंग में वो रेनफॉल प्राइमरी है बिकॉज और कोई इवेंट ही नहीं है, पर कंटीजेंट में वही रेनफॉल क्या मानी जाएगी? कोलैटरल, बिकॉज मेन इवेंट है हमारे क्रॉप्स, हमारा कॉन्ट्रैक्ट। और सी पॉइंट में अंडरलाइन करो, इट शुड नॉट बी अ मियर विल ऑफ प्रॉमिसर, मतलब ये इवेंट कैसा होना चाहिए? अनसर्टन होना चाहिए, ये किसी के विश या विल पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट पॉइंट में अंडरलाइन करो, इवेंट मस्ट बी अनसर्टन।
रूल्स रिगार्डिंग एनफोर्समेंट में ए पॉइंट में अंडरलाइन करो हैपनिंग, बी में अंडरलाइन करो नॉन हैपनिंग, सी में अंडरलाइन करो कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। किसी पर्सन पे डिपेंडेंट था हमारा कॉन्ट्रैक्ट और उस पर्सन की डेथ हो गई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। फिर डी में अंडरलाइन करो हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, तो फिक्स टाइम में होगा तो ही एनफोर्स कर सकते हैं, अगर नहीं होगा तो वॉइड हो जाएगा। और ई में अंडरलाइन करो नॉन हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम, उस इवेंट उस टाइम पीरियड में नहीं होगा तो ही एनफोर्स कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट में अंडरलाइन करो इम्पॉसिबल इवेंट, ये तो डिपेंडेंट ही इम्पॉसिबल इवेंट पे है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड। इसमें सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो वॉइड। यहाँ पे है ना लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो रेफर नोट्स। जो आपको पावर पॉइंट पढ़ाया था ना उसमें कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक चार्ट बनाया था, वो याद रखना। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग पे डिपेंडेंट है तो कब एनफोर्स होगा, हैपन, और कब एनफोर्स नहीं होगा, डज नॉट हैपन और इम्पॉसिबल, और उसको उल्टा करोगे तो नॉन हैपनिंग हो जाएगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कंटीजेंट रेफर कर लेना नोट्स में से। इसमें सिर्फ अंडरलाइन कर दो फर्स्ट पॉइंट में कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। और वेजरिंग में अंडरलाइन करो मनी अनसर्टन इवेंट। कंटीजेंट में अंडरलाइन करो मे नॉट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक प्रॉमिस होगी तो भी चलेगा पर वेजरिंग मस्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अनसर्टन इवेंट में अंडरलाइन करो कोलैटरल और वेजरिंग में अंडरलाइन करो कोर फैक्टर, कोर फैक्टर के नीचे लिख दो प्राइमरी। फिफ्थ पॉइंट में अंडरलाइन करो हैव इंटरेस्ट और वेजरिंग में नो इंटरेस्ट। लास्ट पॉइंट में अंडरलाइन कर दो वैलिड और वेजरिंग में पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, अंडरलाइन कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो अंडरलाइन काइंड्स टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट क्रिएटेड बाय पार्टीज, दिस इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक्चुअली कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। इसमें अंडरलाइन करो सेकेंड पॉइंट में लॉ इम्प्लाइज अ प्रॉमिस। सेकेंड लाइन में नो ऑफर, नो एक्सेप्टेंस, नो जेन्युइन कंसर्न। थर्ड पॉइंट में नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलेशन रिजेंबलिंग दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जैसा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाएगा, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। अंडरलाइन करो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबलिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और उसके प्रिंसिपल्स अंडरलाइन करो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, मतलब सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अमीर है या गरीब है सबको इक्वल ट्रीटमेंट और सबको जस्टिस न्याय मिलने चाहिए, मतलब किसी और के खर्चे पे आप खुद को एनरिच नहीं कर सकते। नेबर का पिज्ज़ा आया है तो वापस देना पड़ेगा, इक्विटी एंड जस्टिस। टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में नेसेसरीज, माइनर को या अनसाउंड माइंड वालों को अगर नेसेसरी सप्लाई की है तो उसके लिए क्या लायबल है, प्रॉपर्टी। किसने बोला, लॉ ने बोला। किस कॉन्ट्रैक्ट में, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में। फिर बी में अंडरलाइन करो इंटरेस्टेड पर्सन, किसी के बिहाफ पे हमने पेमेंट किया है तो अब हम उससे वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। फिर नॉन ग्रेचुअस एक्ट, किसी नॉन ग्रेचुअस मतलब पैसों के लिए ये एक्ट हुआ है, उसका अगर आपने बेनिफिट लिया है तो आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पे अंडरलाइन करो फाइंडर ऑफ गुड्स एंड नेक्स्ट पॉइंट पे अंडरलाइन करो मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन। ठीक है, डन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए, एक बार अच्छे से रीड कर लेना, उसके बाद हम स्टार्ट करें एमसीक्यू। अच्छा, आपका डिस्क्रिप्टिव पैटर्न ही है, मतलब आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही आएगा पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं, मॉड्यूल के ही आपके एमसीक्यूज है। फर्स्ट वन, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बी। सेकेंड, अ वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट मतलब नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, डी आएगा, दिल्ली। थर्ड, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, अंडरलाइन करो एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर्स। कुछ लोग इसको एनफोर्स कर सकते हैं पर कुछ एनफोर्स नहीं कर सकते, ये वॉइडेबल है। जिसने सफ़र किया वो एनफोर्स कर सकता है, सामने वाली पार्टी एनफोर्स नहीं कर सकती, सी आएगा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। फोर्थ वन, व्हेन द कंसर्न ऑफ पार्टी इज नॉट फ्री, अंडरलाइन करो नॉट फ्री, कंसर्न फ्री नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, बी। फिफ्थ, इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स द कोलैटरल एग्रीमेंट्स आर, अंडरलाइन करो कोलैटरल। ये अभी हमने डिस्कस किया था कि वॉइड के कोलैटरल वैलिड रहेंगे
पर इलीगल का कोलैटरल एडिशनल ट्रांजैक्शन भी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा. इसमें अंडरलाइन करो बी, आंसर इज बी, वॉइड. एन ऑफर में लैप्स बाय 8 वेज ऑफ लैप्स ऑफ एन ऑफर, उसमें रिवोकेशन भी आता है, काउंटर ऑफर भी आता है, रिजेक्शन भी आता है. आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. 7th, a proposal when accepted becomes a promise. A. 8th one, which of the following statement is false? Underline करो false. Consideration must move at the desire of promisor. हाँ. May move from any person. हाँ. It may move from promisee or any other person. It must be illusory. No. It must be real and not illusory. Fake consideration नहीं होनी चाहिए, imagination नहीं होना चाहिए, actually possible होना चाहिए. C गलत है. Must be of some value. Yes. Something in return. तो इसमें आंसर आएगा सी, सी गलत है. 9th, consideration must move at the desire of promisor. A. और यहीं पे पूछा होता may move from, तो आंसर आता promisee or any other person. Okay? Next पेज पे 10th question, consideration में भी past, present और future. All. D. Consideration in simple terms means something in return, और उसको लैटिन में बोला जाता है quid pro quo. 12th, which of the following is not an exception to the rule no consideration no contract? अंडरलाइन करो not an exception. अच्छा, लव एंड अफेक्शन एक्सेप्शन है, गिफ्ट भी है, एजेंसी भी है, और कॉम्पेंसेशन फॉर वॉलेंटरी सर्विस एक्सेप्शन है, पर इन्होंने ए ऑप्शन में लिखा है इनवॉलेंटरी सर्विस, ये गलत है. अंडरलाइन करो इनवॉलेंटरी. सो आंसर इज ए. 13, ऑर्डिनरीली अ माइनस एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. ए. 14th, consent is not said to be free when it is caused by, underline not said to be free. 5 cases: caution, undue influence, fraud, misrepresentation and mistake. So answer is D, all of these. When consent of party is obtained by fraud, underline karo fraud. Fraud में the contract is voidable. B. We can also claim damages. Next one, the threat to commit suicide amounts to, underline करो threat. थ्रेट करना मतलब किसी को डराना, और डराना किस में इंक्लूडेड है, कॉशन में. आंसर इज ए, कॉशन. हस्बैंड वाइफ को बोल रहा है प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा. क्या इंटेंशन उसका, सुसाइड करना नहीं, डराना. डराना इंक्लूडेड इन कॉशन. नेक्स्ट वन, मॉरल प्रेशर इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. बी. 18th, अ रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन मेड विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी. इसमें अंडरलाइन करो विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, मतलब हमारा चीट करने का इंटेंशन नहीं था, तो उसको क्या बोला जाएगा, मिस रिप्रेजेंटेशन. सी. अच्छा, विथ इंटेंशन टू डिसीव लिखा होता तो फ्रॉड. 19th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अंडरलाइन ट्रू. कौन सा सही है. अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड डज नॉट अमाउंट टू कॉशन. फॉल्स. अनड्यू इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व्स यूज ऑफ फिजिकल प्रेशर. फॉल्स. मॉरल प्रेशर होता है. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज. यस, आपको अपनी कंट्री का लॉ पता होना चाहिए. इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, ये सही है. डी. साइलेंस ऑलवेज अमाउंट्स टू फ्रॉड. अंडरलाइन करो ऑलवेज, गलत. साइलेंस हमेशा फ्रॉड नहीं होता है, कुछ केसेस में फ्रॉड होता है. 2 केसेस हमने पढ़े, ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक एंड साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच. तो इसमें आंसर आएगा सी. 20, ये फिर से रिपीट हो रहा है. इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट्स कोलैटरल एग्रीमेंट्स आर वॉइड. बी. 21, एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन ऑफ विच इज अनलॉफुल. अंडरलाइन करो अनलॉफुल. अच्छा, लॉफुल होता तो वैलिड, अनलॉफुल है इसीलिए वॉइड. ए. 22, एन एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट कवर्ड. अंडरलाइन नॉट कवर्ड. कौन सा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में कवर्ड नहीं है पूछा है. ट्रेडिंग विद एन एनिमी आता है, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस आता है, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट भी आता है. आंसर इज डी, कॉन्ट्रैक्ट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट. इम्पॉसिबिलिटी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में नहीं आता है, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है. सो आंसर इज डी. 23, ऑन द वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बाय पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड. क्वेश्चन में अंडरलाइन करो वैलिड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन मतलब ड्यूटी, मतलब दोनों पार्टीज ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर ली. ए ने गुड्स दे दिए, बी ने पेमेंट कर दिया, तो परफॉर्मेंस हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज. अच्छा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हुआ, बाय परफॉर्मेंस. विच परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस. लिखो वहाँ पे ए ऑप्शन के पास में एक्चुअल परफॉर्मेंस. 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. अंडरलाइन करो कैन परफॉर्म. कितने लोग परफॉर्म कर सकते हैं, 5. प्रॉमिसर,
lawful agent, legal representative, joint promisors, third party. Answer is D, all of these. 25. Contract is discharged by novation. Underline novation. अच्छा novation मतलब old contract की जगह पे new contract. Answer is C. Substitution of existing contract for a new one. Underline कर दो new one. 26. A contract is discharged by rescission. Rescission मतलब contract cancel. Answer is D. Cancellation of the existing contract. 27. When prior to the due date of performance, promisor absolutely refuses to perform the contract. इसमें underline करो. Prior to the due date. Prior मतलब before. मतलब contract परफॉर्म होने से पहले मना कर दिया तो ये कौन सी ब्रीच है? एंटिसिपेटरी. सो आंसर इज डी. 28. इन केस ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच द अग्रीड पार्टी में ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट. इसमें अंडरलाइन करो एंटिसिपेटरी ब्रीच. एंटिसिपेटरी ब्रीच में मैनेजर के पास दो ऑप्शन है, या तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो या तो वेट करो. सो ए ऑप्शन में अंडरलाइन करो डिस्चार्ज और बी ऑप्शन में अंडरलाइन करो वेट. आंसर आएगा सी, आइदर ए और बी. 29 में क्वेश्चन में अंडरलाइन करो रेमेडी. एग्रीड पार्टी के पास कौन सी रेमेडी है? रेस्ट्रिक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, हाँ. डैमेजेस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं, हाँ. और डैमेज इज इनफ ना हो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. तीनों अवेलेबल है. आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. 30 में अंडरलाइन करो कॉम्पेंसेशन इन प्रपोर्शन टू द वर्क डन. इसका मतलब जितना काम हुआ है उतना पेमेंट करना पड़ेगा. इसको बोला जाता है क्वांटम मेरिट. आंसर इज सी. 31 अंडरलाइन करो नॉट रिकवरेबल. अब भी हमने पढ़ा कौन से डैमेजेस अलाउड नहीं है? रिमोट और इनडायरेक्ट. सो आंसर इज सी, रिमोट. 32 अ कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग. इसमें अंडरलाइन करो अ कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट किसी अनसर्टन इवेंट पर डिपेंडेंट है, उसको बोला जाएगा कंटेजेंट कॉन्ट्रैक्ट. बी. कंटेजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. सी. कंटेजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइन करो हैपनिंग. ऑल्सो अंडरलाइन कैन बी एनफोर्स्ड. अच्छा हैपनिंग पे डिपेंडेंट है तो कब एनफोर्स होगा? व्हेन द इवेंट एक्चुअली हैपन्स. सो आंसर इज ए, हैपन्स. 35 में अंडरलाइन करो ब्रिंग्स ऑन अर्थ अ स्टार फ्रॉम स्काई. चांद तारे तोड़ लाना, इम्पॉसिबल. सच एग्रीमेंट इज वॉइड. डी, वॉइड. हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए. क्वेश्चन आंसर फॉर्म, उसमें आपको थियोरी लिखना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना और उसके बाद आंसर स्टार्ट करना, डेफिनेशन, एसेंशियल जो भी. फिर हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए. अब आपको वो थियोरी क्वेश्चन में से वो लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो हम थोड़े बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं कैसे पूछा जा सकता है. ठीक है, स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. फर्स्ट वन, उसमें अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में वुमेन फ्रॉडुलेंटली ज्वेलर्स, एंड थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो सोल्ड दोस नेकलेसेस टू थर्ड पार्टी. यहाँ पे क्या हो रहा है? एक वुमन है जो ज्वेलर के साथ फ्रॉड कर रही है. बोल रही है कि मैं पर्टिकुलर प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ और नेकलेस लेके चली गई. तो उसने ज्वेलर के साथ क्या किया? फ्रॉड किया. और फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइडेबल हो जाता है. ठीक है, तो ज्वेलर चाहे तो वुमन से नेकलेस रिकवर कर सकता है, पर अब वो वुमन ने वही नेकलेस किसी और लेडी को सेल कर दिया है और वो जो लेडी है उसको उस फ्रॉड के बारे में पता नहीं है. इसका मतलब वो लेडी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है गुड फेथ. गुड फेथ मतलब सही इंटेंशन, गुड इंटेंशन, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था और गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? वैलिड. ठीक है, तो आपसे पूछेंगे क्या ज्वेलर उस लेडी से जिसने गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया नेकलेस रिकवर कर सकता है? नहीं. जब गुड फेथ में थर्ड पार्टी कोई राइट एक्वायर कर लेती है तो अब हम वो राइट वापस नहीं ले सकते और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा. अब ज्वेलर क्या करेगा? वुमन पर केस फाइल करेगा जिसने फ्रॉड किया है, उससे नेकलेस का पैसा और डैमेजेस रिकवर करेगा, पर वो उस लेडी से नेकलेस रिकवर नहीं कर सकता. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो कैन द ज्वेलर रिकवर द नेकलेस फ्रॉम थर्ड पार्टी? आंसर इज नो. ज्वेलर थर्ड पार्टी से अमाउंट रिकवर नहीं कर सकता. अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है ना, उसका आंसर आपको कैसे लिखना है? इट मस्ट बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स. पहले आप लिखोगे प्रोविजन, मतलब लॉ में इसका क्या प्रोविजन है. फ्रॉड के बारे में लिखोगे, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल. पर थर्ड पार्टी एक्वायर करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड. दिस इज द प्रोविजन. उसके बाद आप लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस. इसी केस को आपको थोड़ा सा कट शॉर्ट करके लिखना है. ठीक है, और फिर आप लिखोगे कंक्लूजन. और हमारा कंक्लूजन क्या है कि ज्वेलर उस थर्ड पार्टी से नेकलेस रिकवर नहीं कर सकता.
ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वहाँ पे लिख देना, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला प्रोविजन ऑफ द एक्ट, दूसरा फैक्ट्स ऑफ द केस एंड थर्ड वन इज कंक्लूजन। और हो सके तो पैराग्राफ में आंसर लिखना, तो 3 पैराग्राफ आपके बन जाएंगे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन में अंडरलाइन करो। फर्स्ट लाइन में ऑफर टू पे ₹10,000, सेकेंड लाइन में विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑफर, थर्ड लाइन में स्विमिंग। अब एक पर्टिकुलर पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर किया था रिवॉर्ड का कि आप इतने माइल्स अगर तैर लोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा। अब वो सामने वाले को उस रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था, वो स्विमिंग पूल में कूद गया और जान बचाने के लिए तैर गया, तो क्या वो रिवॉर्ड डिमांड कर सकता है या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि पहले से उसको उस ऑफर के बारे में पता नहीं था। सर्वेंट वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें सेम क्वेश्चन दिया है और में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में सर्वेंट, ऑल्सो अंडरलाइन ही डिड नॉट हियर अबाउट द लॉस्ट डॉग, ठीक है, तो सर्वेंट को भी रिवॉर्ड मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो बेट, ये वेजरिंग है, वॉइड है। सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो नो मनी, ही अप्रोच्ड हिज फ्रेंड सी हु एडवांस द सम, ठीक है। यहाँ पे बेटिंग तो वॉइड है, पर बेटिंग का जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, पैसे लेना, एडवांस लेना, लोन लेना, द कोलैटरल ट्रांजैक्शन इज कंसिडर्ड टू बी वैलिड। नेक्स्ट में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में इनवाइट्स टू सी अ पिक्चर, accepts, waits for him, does not turn up। मूवी पे इनवाइट किया, सामने वाले ने हाँ भी बोल दिया, इसीलिए हम टिकट लेके वहाँ पे पहुँच गए, पर वो आया नहीं। क्या हम केस फाइल कर सकते हैं? नहीं। पैसे या डैमेजेस रिकवर कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? सोशल रिलेशन, सोशल रिलेशन लॉ में एनफोर्स होने वाला नहीं है, लिख दो वहाँ पे सोशल रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो 20th February, also underline 16th February repudiated his obligation। और नेक्स्ट लाइन में थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो फाइल अ सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 20th February। 20th February को परफॉर्मेंस होने वाला था और सामने वाले ने क्या किया, 16th को मना कर दिया, बोला मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। अच्छा, हमने 16th को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, पर कब कैंसिल किया? 20th को। तो 20th को अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है तो हम डैमेजेस मांग सकते हैं। हाँ, आप 16th को कैंसिल करोगे तो भी डैमेजेस मांग सकते हो। अगर 20th को नहीं आता और ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो भी आप डैमेजेस डिमांड कर सकते हो। सो इन दिस सिचुएशन पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस। अच्छा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? एंटिसिपेटरी ब्रीच का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करो नॉट टू इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट किया है नॉट टू इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग। एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के साथ एग्रीमेंट किया है मैं आप पर कभी भी केस फाइल नहीं करूंगा। आपसे पूछा ये एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है? वॉइड है। आप अपने लीगल राइट्स को कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो अब एम्प्लॉय चाहे तो एम्प्लॉयर पर केस फाइल कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में ऑथोराइजिंग द बैंक टू सेल अ प्रॉपर्टी। सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो ही ऑल्सो एग्रीज नॉट टू इंस्टीट्यूट एनी लीगल प्रोसीडिंग। ये वर्ड फिर से आ गया। अच्छा, पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखी थी, उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि बैंक वाले चाहे तो प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं और ऐसी कंडीशन मेंशन की कि बैंक वाले कुछ भी करे, किसी भी अमाउंट पे प्रॉपर्टी को सेल करें, हम उन पर केस फाइल नहीं करेंगे। ये जो लिखा है ना, हम उन पर केस फाइल नहीं करेंगे, ये एग्रीमेंट क्या है? वॉइड है, ठीक है। सेम क्वेश्चन में लास्ट सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो कैन द बोरोवर इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द बैंक। क्या वो बोरोवर अभी भी बैंक पे केस फाइल कर सकता है? हाँ, बिकॉज केस फाइल करना उसका लीगल राइट है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में बैंक सैंक्शंस अ लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ ग्राउंडनट ऑयल। सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो रिजर्व बैंक इशूज अ स्टैट्यूटरी डायरेक्टिव टू ऑल द बैंक्स prohibiting grant of advances against the security। and next line में underline करो बैंक cancels the loan, can the customer sue the bank। यहाँ पे क्या हुआ, बैंक वालों ने लोन ग्रांट कर दिया, सैंक्शन कर दिया कि आप ग्राउंडनट ऑयल की सिक्योरिटी दो, हम आपको लोन दे देंगे। उसके बाद आरबीआई ने लॉ चेंज कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बोला कि कभी भी आप ग्राउंडनट ऑयल की सिक्योरिटी पे लोन दोगे नहीं। तो बैंक ने जो लोन दिया था उस एग्रीमेंट को क्या कर दिया? कैंसिल। अब वो जो बोरोवर है बैंक पे केस फाइल करके डैमेजेस मांगना चाहता है, मांग सकता है या नहीं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे उस बैंक ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं किया है।
इम्पॉसिबिलिटी है, रूल ही चेंज हो गया, इसीलिए हम नहीं दे सकते। तो इस सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट जो डिस्चार्ज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इम्पॉसिबिलिटी की वजह से, और उस सिचुएशन में डैमेजेस डिमांड करना अलाउड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो। फर्स्ट लाइन में ड्यू टू स्टीप इंक्रीज, स्टीप मतलब वेरी हाई। नेक्स्ट लाइन में, सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो वेरी हैवी लॉस, और लास्ट सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो स्टेशनर क्लेम दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैड बिकम कमर्शियली इम्पॉसिबल। मार्केट प्राइस बढ़ गई, बोल रहा है मेरे को लॉस हो रहा है, बहुत लॉस हो रहा है, इसीलिए अब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ये इम्पॉसिबिलिटी है। क्या स्टेशनर सही बोल रहा है? नहीं, आपको लॉस हो रहा है, ये डिफ़िकल्टी है, ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। इम्पॉसिबिलिटी में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, डिफ़िकल्टी में कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, आपको लॉस हो रहा है, फिर भी आपको लॉस पे भी परफॉर्म करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो पोस्टेड बाय अ कंपनी, ऑल्सो अंडरलाइन एप्लीकेंट डिनाइड टू हैव रिसीव्ड इट। यहाँ पे कंपनी ने अलॉटमेंट शेयर्स का लेटर पोस्ट कर दिया, मतलब उन्होंने जो एक्सेप्ट कर लिया ना, शेयर्स दे दिए, वो पोस्ट कर दिया, पर हमको मिला नहीं। क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा? हाँ, बिकॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट होता है? जब सामने वाला लेटर पोस्ट करता है। ठीक है, सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन फेवर ऑफ हिज वाइफ रेफरिंग टू क्वारल्स एंड डिसएग्रीमेंट्स। लास्ट सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो कैन द वाइफ फाइल अ सूट अगेंस्ट द हस्बैंड। हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वाइफ को दे दी है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पे, पर क्वारल्स एंड डिसएग्रीमेंट्स है। क्या वाइफ उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकती है? नो। क्यों नो? रिटर्न और रजिस्टर्ड तो है, पर लव एंड अफेक्शन नहीं है, दैट्स वाई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, और वाइफ लीगल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं कर सकती। नो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में लीव्स इज गुड्स, ऑल्सो अंडरलाइन एज इज ओन। ए अपने मैंगोज बी के घर पे भूल गया, बी मैंगोज को खा गया, क्या बी को अब ए को पेमेंट करना पड़ेगा? हाँ, पर उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, उनके बीच में नया कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पेमेंट करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कैन ए फाइल अ सूट अगेंस्ट बी, आंसर इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में कैन सू हर फादर इन लॉ टू रिकवर अरियर ऑफ अलावेंस। एग्रीमेंट बिटवीन हर ओन फादर एंड फादर इन लॉ। दो जनों की मैरिज हो रही थी, ठीक है, बॉय और गर्ल, और उनके बीच में, उनके फादर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि लड़के के जो फादर हैं वो लड़की को हर महीने कुछ अमाउंट पे करेंगे। ठीक है, लड़की ने कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था, पर लव एंड अफेक्शन है। ठीक है, जैसे मेरे फादर मुझे कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वैसे मेरे फादर इन लॉ भी मुझे कुछ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। पर अब उसके जो फादर इन लॉ हैं वो उस लड़की को पेमेंट नहीं कर रहे। आपसे पूछा है क्या वो लड़की अपने फादर इन लॉ पर केस फाइल कर सकती है? हाँ या ना? हाँ, पर एग्रीमेंट किसके बीच में होता है? फादर और फादर इन लॉ के बीच में। वो गर्ल है, वो आउटसाइडर है, पर वो बेनिफिशियरी है, कॉन्ट्रैक्ट में से उसको बेनिफिट हो रहा है, इसीलिए बीइंग अ बेनिफिशियरी वो भी केस फाइल कर सकती है। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में शी फर्दर एग्रीड नॉट टू सिंग एट एनी अदर थिएटर। ऑल्सो अंडरलाइन इज दिस कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल। पर्टिकुलर सिंगर है, उन्होंने बोला हम आपके यहाँ गाना गाएंगे, कहीं और गाना नहीं गाएंगे, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल है? हाँ, इसको बोला जाएगा इंजंक्शन। इंजंक्शन मतलब किसी और को रोकना। अब अगर वो कहीं और गाना गाएंगे तो हम उनको वहाँ गाना गाने से रोक सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो माइनर स्टेटिंग दैट ही वॉज अ मेजर। मतलब माइनर है पर बोल रहा है कि मैं मेजर हूँ। नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो रेमेडीज अवेलेबल टू बी। क्या सामने वाली पार्टी उस माइनर पे केस फाइल कर सकती है? नहीं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। क्या माइनर ऐसा कर सकता है? हाँ, अ माइनर कैन प्लीड हिज माइनॉरिटी, वो अपनी माइनॉरिटी को एंजॉय कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो फर्स्ट लाइन में 2 इवनिंग्स इन एवरी वीक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 months, और थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो ऑन द 7th evening एज विलफुली एब्सेंस हरसेल्फ। नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो वॉन्ट्स टू रिसाइन एंड क्लेम कॉम्पनसेशन। 2 महीने के लिए अपॉइंट किया था, सिंगर 6 नाइट्स आया, 7th evening से नहीं आया, मतलब सिंगर ने क्या किया? ब्रीच। क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं? हाँ। कैन वी क्लेम डैमेजेस? यस, वी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो सेकेंड लाइन में डिफिकल्टी इन ट्रांसपोर्ट।
परफॉर्मेंस कैसा हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया है, तो बोल रहा है हम परफॉर्म नहीं करेंगे, नहीं चलेगा। डिफ़िकल्टी है पर इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको डिफ़िकल्टी के साथ भी परफॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, कैन ए टेक प्ली ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, ओल्ड लेडी गिफ्ट टू हर डॉटर। नेक्स्ट लाइन में शी शुड पे पी हु इज द सिस्टर ऑफ द ओल्ड लेडी। थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो, डी नाउ रिफ्यूजेस टू पे हर आंट। लास्ट लाइन में अंडरलाइन करो, इज द सूट मेंटेनेबल। ये अभी हमने केस लॉ में किया था कि पर्टिकुलर पर्सन ने अपनी डॉटर को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की और बोला था कि इस पर्सन को कुछ अमाउंट पे करना। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। अब वो जो डॉटर है वो उस पर्सन को अमाउंट पे नहीं कर रही, क्या चलेगा ऐसा? नहीं, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्या वो थर्ड पार्टी सूट फाइल कर सकती है उस डॉटर पे? हाँ, क्योंकि वो बेनिफिशरी है, कॉन्ट्रैक्ट में से बेनिफिट मिल रहा है तो आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो, फर्स्ट लाइन में 10,000, ऑल्सो अंडरलाइन 5,000 इन फुल सेटिस्फैक्शन। 10,000 रुपीज़ पे करना था, अब किसी थर्ड पार्टी ने पे कर दिया 10,000 के सामने 5,000, क्या ये वैलिड है? हाँ, कम एक्सेप्ट कर लिया, लेसर परफॉर्मेंस, उसको क्या बोला जाएगा, रेमिशन। अब क्या हम बैलेंस अमाउंट उससे मांग सकते हैं? नहीं। फुल सेटिस्फैक्शन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका, डिस्चार्ज। इसको अकाउंट्स में डिस्काउंट बोला जाता है। 10,000 की जगह पे 5,000, द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में अंडरलाइन करो, फर्स्ट लाइन में 17 ईयर्स, ऑल्सो अंडरलाइन ब्रोक हिज राइट लेग इन फुटबॉल मैच। और नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, डॉक्टर हैव अ वैलिड क्लेम फॉर सर्विसेज। माइनर को इंजरी हो गई, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया है, डॉक्टर बोल रहा है कि मुझे अपने पैसे चाहिए, रिकवर कर सकता है या नहीं? हाँ, ये नेसेसरीज है मेडिकल ट्रीटमेंट, और इसके लिए क्या लायबल होगा, माइनर की प्रॉपर्टी। आप उसकी प्रॉपर्टी में से रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में 16 ईयर्स, अंडरलाइन करो, मॉर्गेज एग्जीक्यूटेड इन हिज फेवर, इज द बोरोवर लायबल टू रीपे। अच्छा, यहाँ पे ना उल्टा हो रहा है, माइनर ने अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास गिरवी नहीं रखी है, किसी और ने अपनी प्रॉपर्टी माइनर के पास गिरवी रखी है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये माइनर के बेनिफिट में हुआ है, माइनर के फेवर में, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड। और अब सामने वाले को माइनर को पैसे पे करने पड़ेंगे। ओके, अगर मॉर्गेज माइनर के अगेंस्ट में हो तो वॉइड, पर माइनर के फेवर में हो तो वैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, मिस रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड लाइन में अंडरलाइन करो, वेरी गुड कंडीशन। नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, डिफेक्ट्स। नेक्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स। नेक्स्ट लाइन में डिड नॉट वर्क एट ऑल। नाउ सूरज वॉन्ट्स टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। पहले हमने मोटरसाइकिल ली, बहुत अच्छी कंडीशन में बोला था है, और चलाया तो पता चला काफ़ी सारे डिफेक्ट्स हैं। अच्छा, ऐसी कोई कंडीशन वायलेट हो रही है तो आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, पर आपने क्या किया, रिपेयर्स का पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर दिया। सामने वाले ने बोला मैं रिपेयर करवा के देता हूँ, आपने बोल दिया ओके, अब उसने रिपेयर करवा दिए, अब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका, वैलिड हो चुका। अब बाइक चलना बंद हो गई, क्या हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके बाइक को वापस दे सकते हैं? नहीं। पहले आपके पास कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ऑप्शन था पर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड। जो प्रॉब्लम हो रही है आप उसके लिए सिर्फ क्या मांग सकते हो, डैमेजेस, पर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके आप बाइक वापस नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में अंडरलाइन करो, सेल्फ सर्विस सिस्टम। थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो, कैशियर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द प्राइस। कैन शंभू दयाल बी कंपेल्ड टू सेल द सेल आर्टिकल्स। मॉल में हम गए, सेल्फ सर्विस सिस्टम है, गुड्स उठाओ, काउंटर पे जाओ और खरीदो, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ सर्विस सिस्टम है, मॉल में जो गुड्स डिस्प्लेड हैं वो सिर्फ एक इन्विटेशन है, वो ऑफ़र नहीं है। जब हम गुड्स लेके काउंटर की तरफ जाते हैं हम ऑफ़र करते हैं, और उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना या ना करना वो मॉल का ओनर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे हम गुड्स सिलेक्ट कर लिए, पर मॉल का ओनर बोल रहा है मुझे नहीं सेल करने, तो क्या मॉल के ओनर को सेल करना पड़ेगा? नहीं, उसकी मर्ज़ी, वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, क्योंकि उसने ऑफ़र नहीं दिया था, उसने सिर्फ क्या दिया था, इन्विटेशन दिया था। ओके, लास्ट क्वेश्चन अंडरलाइन करो, सेकेंड लाइन में स्ट्राइक, और थर्ड लाइन में अंडरलाइन करो, अखिलेश कैन बी एग्जेम्प्टेड। अखिलेश ने शेखर को बोला मैं आपको कुछ प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा, उसकी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होता है वो प्रोडक्ट, ठीक है, और अब उसकी फैक्ट्री में क्या हो चुका, स्ट्राइक हो चुका। तो अब वो बोल रहा है सॉरी मैं नहीं दे पाऊंगा प्रोडक्ट, नहीं चलेगा, आपको मार्केट से वैसा ही प्रोडक्ट ला के देना पड़ेगा। ये जेन्युइन इम्पॉसिबिलिटी नहीं है,
तो आपसे पूछा है कैन अखिलेश बी एग्जेम्प्टेड, द आंसर इज नो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बार ठीक से रेफर कर लेना। हमने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन, एसेंशियल्स, व्हाटएवर। एमसीक्यू में सिर्फ टिक करना है आपको और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना। प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लॉ में जो प्रोविजन दिया है वो लिखो, फिर फैक्ट्स ऑफ द केस मतलब क्या पूछा है वो लिखो, और फिर कंक्लूजन मतलब हमारा आंसर। थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.